वैसे तो मैंने बहुत बड़े बड़े इंट्रो के शब्द सोच रखे थे कि मैं ये बोलूंगा ये बोलूंगा ये बोलूंगा, लेकिन आज के वीडियो में जब ये एंड होगा वीडियो, आप पूरा देखिएगा, शायद आप पैसों की भाषा समझ जाएंगे। सबसे बड़ा जो मेरा सवाल है वो ये होने वाला है कि पैसे से पैसा कैसे कमाएंगे। आप भी कमाना चाहते हैं ना, तो इस पॉडकास्ट में बने रहिएगा। पूरा आधा घंटा, 1 घंटा, 45 मिनट, 60 मिनट, जब भी ये होगा। आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो इतनी आसानी से आपको सारी बातें समझा देंगे। पैसे की भाषा, आपको हिंदी आती होगी, अंग्रेजी आती होगी, लेकिन पैसे की भाषा नहीं आती होगी। इनसाइड द बिजनेस के आज के पॉडकास्ट में बड़ा मजा आने वाला है। आज मेरे साथ है राहुल जैन जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आप फाउंडर हैं जीआर फिनवाइजर्स के। आप AMFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं और MBA की बड़ी बड़ी डिग्रियां भी हैं भाई साहब, ऐसी डिग्रियां जो आपको और मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए आज हमारे गेस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपके समय के लिए। थैंक यू सर। सर मैंने सवाल तो कुछ बना रखे हैं, लेकिन एक इतना मतलब सरप्राइज बाण में आपकी तरफ छोड़ने वाला हूं। पैसा कमाना क्यों जरूरी है जिंदगी में, ये बताइए सबसे पहले मुझे। ये सारी लड़ाई पैसे की है। सारी लड़ाई पैसे की है। हाँ। आज नौकरी कर रहे हो, काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पैसे के लिए कर रहे हो जी। क्योंकि एक बहुत अच्छी कहावत है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन इतना पैसा कमा लो कि ये डायलॉग मार सको। सही बात है कि मनी इज नॉट एवरीथिंग बट हैव इनफ मनी बिफोर सेइंग दीज वर्ड्स, बिकॉज पैसे के बिना कुछ नहीं होता। कुछ नहीं। ना आप रह सकते हो, ना डेली लाइफस्टाइल फॉलो कर पाओगे, खाना नहीं खा सकते आप, घूमने नहीं जा सकते। आज कोई भी इच्छाएं पूरी करनी है उसके लिए भी पैसा लगता है आप। बिल्कुल। सो बहुत जरूरी है कि पैसा कमाना जरूरी है, और उसको फिर जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बोला है कि पैसे से पैसा बनाना भी जरूरी है। आप ही कह सको, अंग्रेजी का एक वर्ड है कि इफ यू से दिस बुलशिट हैव इनफ मनी बिफोर इन योर अकाउंट। यस। ओके, पैसा इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए? पैसा कमाते सब हैं। आज 1 लाख जो रुपए कमा रहा है वो भी महीने के एंड में आके कहता है कि यार पैसा नहीं बच रहा है। जो 20,000 कमा रहा है वो तो कहेगा ही। बिल्कुल। तो पैसे से पैसा कैसे बनाए? लोग कहते हैं इन्वेस्ट करो, कहां करें, क्यों करें, कैसे करें? देखो, इसका बहुत एक सिंपल एग्जाम्पल है कि पहली चीज है कि पैसा इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। एक ऐसी चीज है जो आपके पैसे को खाए जा रही है, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन या महंगाई। राइट। आज से 20 साल पहले जब आईफोन नहीं होते थे, नॉर्मल फोन लॉन्च हुए थे, तब 3-4 हजार, 5,000, 10,000 रुपए के फोन हुआ करते थे। इक्का दुक्का फोन होते थे 30-40 हजार रुपए के। राइट। आज आईफोन एक बहुत कॉमन चीज हो गई है। हर जने ने 1-1 लाख रुपए का फोन निकाल रखा है। सैमसंग ने निकाल रखा है। आईफोन का अभी जो नया फोन आया वो शायद 75-80 हजार से स्टार्ट होकर 2 लाख तक जाता है। 2 लाख तक। राइट। राइट। आज से अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं तो 2 लाख का फोन कोई बोलता तो बोलता पागल है क्या, गाड़ी आ जाती है उतने में। तो अगर आपने पैसे से पैसा नहीं बनाया तो आपका पैसा एक्चुअली घटता गया और महंगाई बढ़ती गई। अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, और इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है कि किस जगह करो, इन्वेस्टमेंट के बहुत तरीके होते हैं, बट इस तरह से इन्फ्लेशन करो कि आप महंगाई को बीट कर सको, ताकि आपकी सारी जरूरतें, एटलीस्ट जो लाइफस्टाइल है वो आपकी मैनेज हो जाए। हम जो जॉब में बोलते हैं कि अपनी सैलरी इंक्रीज भी होनी चाहिए, सैलरी भी उतनी इंक्रीज होनी चाहिए कम से कम जितनी महंगाई। अगर वो नहीं होगी तो आप बेसिकली लूज कर रहे हो, आपका पैसा कम होता जा रहा है, आपकी सैलरी कम हो रही है एक तरह से। अब कहां कर सकते हैं इन्वेस्ट? कहाँ कर सकते हैं, ये बहुत ही ट्रिकी सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है। Okay. बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले होता है कि मैं मानता हूँ 4 मेन एसेट क्लास होती है। इक्विटी, जिसमें आ गया प्राइवेट इक्विटी हो गया, अनलिस्टेड शेयर्स हो गए जैसे, फिर आपके स्टॉक्स हो गए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए। सो अलग अलग रिस्क के आपके नॉलेज के हिसाब से आप चूज कर सकते हो कि आप कहाँ करना चाहते हो। दूसरा होता है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स या डेट। उसमें आता है आपका जैसे फॉर एग्जांपल फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो गया, PPF हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, अपना नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम हो गई जो फिक्स रिटर्न दे रहे, डेट म्यूचुअल फंड्स हो गए जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, RBI के बॉन्ड्स हो गए जो एक फिक्स्ड कूपन या फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर करते हैं, वो होता है डेट। तीसरा होता है कमोडिटी या गोल्ड, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, डायमंड एक्सेट्रा हो गए, जो आप कमोडिटी में इन्वेस्ट कर रहे हो। उसमें भी अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि गोल्ड में आप डायरेक्ट गोल्ड खरीद सकते हो, एक डिजिटल गोल्ड जो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चालू हो गया है, और सबसे बढ़िया अगर मेरी राय माने तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो RBI इशू करता है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है वो भी। Okay. और चौथा बचता है रियल एस्टेट, जो कि Tier 2, Tier 3 सिटीज में लगभग हर जना ये भागता है कि मैं रियल एस्टेट खरीदूं। लेकिन पर्सनली अगर आप फाइनेंस की टर्म्स में बात करें तो एक सिंपल रूल है, 100 - एज रूल। Okay. उसका अर्थ यह है कि आपकी अगर एज 40 साल है, हाँ.
तो 100 माइनस योर एज, विच इज 60% ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो शुड बी इन इक्विटी। ओके, तो आप रेगुलरली लॉन्ग टर्म रिटर्न जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग एसेट क्लास इक्विटी है। रिस्क के साथ आती है, बट आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। जैसे आप पीपीएफ को 15 साल का टाइम देते हैं, आज पीपीएफ ने, ईपीएफओ ने अपनी जो स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने की लिमिट जो पहले 15% थी, वो बढ़वा के 25% कर लिए। वो लोग भी मार्केट में पैसा डाल रहे हैं। एलआईसी भी मार्केट में पैसा डालता है, अच्छा खासा एक एक्सपोजर एलआईसी के पास भी मार्केट का है। तो आप खुद से क्यों नहीं करना चाहते? अगर आप डायरेक्टली वो रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, अगर वो लोग 12-15% बना के आपको 5-6%, 7% देते हैं, तो आप खुद भी तो एक छोटा पोर्शन अपने पोर्टफोलियो का उसमें डाल सकते हैं। बट इन्वेस्ट कहाँ करें? ऑफ कोर्स आप फाइनेंशियल एडवाइजर या जो भी आपके जान पहचान में है, उनके प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करिए, उनकी रिस्क आइडेंटिफाई करिए कि वो कितना रिस्क ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आदमी है बिल्कुल कंजर्वेटिव, वो एफडी करता है, आप उसको सीधा स्टॉक मार्केट में भेज दो, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर मार्केट गिर गया तो ऑब्वियसली पोर्टफोलियो नेगेटिव होगा। बट एट द एंड ऑफ द डे पॉइंट ये है कि लॉन्ग टर्म में, जैसे मैं एग्रेसिव इक्विटी इन्वेस्टर हूँ, क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है और रेगुलर इनकम है या सैलरी है, जो भी इनकम आती है बिजनेस इनकम, वो सस्टेन कर जाती है मेरी लाइफस्टाइल को। तो मुझे पता है कि मैं उसमें से एक अच्छा पोर्शन जो है अपना वो इन्वेस्ट करता हूँ। एक और रूल की बात करूंगा, 50-30-20 रूल है। वो है कि नॉर्मली 50-30-20, ओके, आपकी सैलरी का इनिशियल लेवल पे, जब आपकी सैलरी 25-50 हजार है या मेट्रो में रह रहे हो लाख रुपए, 50% से ज्यादा आपका खर्चा नहीं होना चाहिए। राइट। बचा हुआ जो 50 रुपया है, उसमें 100 में से 50 आपका खर्चा हो गया, बचे हुए 50 में से 30 रुपए आप इन्वेस्ट कर लो और 20 रुपए सेव कर लो। कुछ जने उल्टा भी बोलते हैं कि 20 इन्वेस्ट कर लो, 30 सेव कर लो। वो आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, बट एटलीस्ट ये रूल ट्राई करें फॉलो करने का। और जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड बढ़ता जाता है या सैलरी बढ़ती जाती है, जैसे आज आप लाख रुपए में से 50,000 रुपए आपका रेंट और लाइट एंड बिल में जाता है, राइट। और आपने जॉब चेंज करी 2-3 साल में या इंक्रीज हुआ, तो आपकी इनकम बढ़ के 2 लाख होगी। अगर आपकी इनकम बढ़ के 2 लाख होगी तो ऐसा नहीं होगा कि आपका रेंट बढ़ के 50,000 का लाख रुपए हो जाएगा। अब मैं मानता हूं कि पहले 1 लाख में आपने 50-30-20 रूल फॉलो किया, तो 50,000 आपका हो गया एक्सपेंस, खर्चा, 30,000 रुपए हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, और 20,000 रुपए आपने सेव कर लिया। राइट। अब जब आपकी इनकम 2 लाख होगी, हो सकता है आपका 50,000 रुपए का जो रेंट और लाइट एंड बिल एक्सपेंस है वो बढ़ के 70 हो जाए, 75 हो जाए। वो ऐसा नहीं होगा कि 50 का डबल हो जाएगा। तो उस केस में ये होगा कि आपके पास पहले जहां 50,000 रुपए बचते थे, अब 1.25 लाख रुपए बचे हुए हैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए। अब आप ये सोच सकते हो कि 75,000 रुपए का मेरा खर्चा है, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा लाइफस्टाइल इंप्रूव कर लूं। बिल्कुल करना चाहिए। आप कमा रहे हो आज जीने के लिए। मैं ये भी नहीं बोलता कि सारी इन्वेस्टमेंट कर लो, वरना क्या होगा 60 के बाद एंजॉय करेंगे, ऐसा नहीं होता। सो आपको अपने बकेट्स बनाने पड़ेंगे, बट इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। ये आप सोचो कि बाद में कर लूंगा, बाद कभी नहीं आता। यहां पे जो आपने बात कही है कि 50-30-20, एक आदमी जिसको कम नॉलेज है, वो जब इन्वेस्ट करने जाता है तो या तो वो खुद से करे और गलतियां कर करके 10-12 साल में, 20 साल में सीखे। लेकिन एक टर्म यहां पर आती है पर्सनल एडवाइजर, पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर। वो क्या होती है? सो जैसे कि आपको कभी कोई बीमारी हो जाती है, राइट, तो आप किसके पास जाते हो? डॉक्टर। क्यों जाते हो? एक्सपर्ट है, जानता है सब कुछ। करेक्ट। राइट। होता क्या है कि उसको आप फीस देने से कतराते नहीं, क्योंकि आप मानते हो अपने फील्ड का एक्सपर्ट है। अगर आप चाहो तो इंटरनेट पे हर चीज अवेलेबल है, राइट, कि किस तरह से बीमारी को डायग्नोज करो, सर्जरी कैसे करो, ये भी अवेलेबल है। लेकिन फिर भी आप डॉक्टर के पास जाते हो क्योंकि आप रिस्क नहीं लेना चाहते। हेल्थ के साथ जो फाइनेंस है या पैसा है, वो है फाइनेंशियल हेल्थ, और उसका वेलबींग उतना ही जरूरी है जैसे आपका पर्सनल वेल्थ। वैसे हम बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ, बट उसमें भी हम क्या बोलते हैं, हेल्थ इज वेल्थ। वेल्थ से कंपेयर करें तो बेंचमार्क वेल्थ को ही लेके आ रहे हैं हम अभी। राइट। सो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप वेल्थ की बातें करो और वेल्थ को प्रॉपर्ली मैनेज करो। जो फाइनेंशियल एडवाइजर होगा वो अपने फील्ड का एक्सपर्ट होगा। राइट। अगर वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, उसका अच्छा बैकग्राउंड है, अच्छा नॉलेज बेस है, तो फिर क्यों नहीं फाइनेंशियल एडवाइजर को फीस देने से, आप मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर को फीस देने से क्यों कतराते हैं? और इसके 2 मॉडल्स होते हैं। हाँ। एक होता है कि आप पेड फाइनेंशियल एडवाइजरी ले लो। अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, पेड फाइनेंशियल एडवाइजरी जो हम बोलते हैं फी बेस्ड एडवाइजर है, RIA, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, आप उनके पास जाइए। अगर आपको सेलेक्टिव म्यूचुअल फंड या लिमिटेड प्रोडक्ट्स में डील करना है,
तो जैसे एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनको आपके एक्सपेंस रेशियो का एक पोर्शन पे आउट होता है, राइट, जो एक तरह से फीस है। बहुत लोग करते हैं कि उस फीस को बचाने के लिए हम डायरेक्ट में जाते हैं। अगर आपको नॉलेज है, आपके पास टाइम है, एफर्ट मार सकते हो, तो बिल्कुल डायरेक्ट में ही जाना चाहिए। लेकिन अगर आप मानते हो कि मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूं, तो अपने पैसे के साथ, अपने फाइनेंशियल वेलबींग के साथ खिलवाड़ मत करो। या तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर के पास चले जाओ, उसको फीस दे दो, ही विल क्रिएट अ प्लान फॉर यू, और टेक द हेल्प ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटर जो आपको गाइड करे। बट ये जरूर है कि हर जगह प्रॉब्लम होती है, राइट। आपके फाइनेंशियल प्लानर या फाइनेंशियल एडवाइजर की जिम्मेदारी है, या इवन अगर आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको हेल्प करे समझने के लिए कि पहले तो वो प्रोडक्ट, जहां पे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट है, वो क्या है, आपका गोल क्या है, वो आपको बताना पड़ेगा। वो फिर कैलकुलेशन करके बताएंगे इतना एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप यहां पहुंचोगे, और फिर वो आपको हेल्प करे आइडेंटिफाई करने के लिए आप कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हो टू अचीव दैट गोल, ऑल्सो कीपिंग इन माइंड कि डाइवर्सिफिकेशन भी हो, एक ही जगह में सारा पैसा ना डाल दूं, सारा एफडी में ना जाए, सारा स्टॉक्स में ना जाए, सारा एक एसेट में या सारा गोल्ड में ना जाए। जैसे कि वॉरेन बफे कहते हैं कि अपने सारे अंडे जो हैं एक ही बास्केट में मत रख लो। बिल्कुल, एग्जैक्टली, क्योंकि एक अगर अंडा खराब हुआ तो सबको खराब कर देगा। सबको खराब कर देगा। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि हमारे यहाँ पे ना ट्रेडिशनल सेविंग होती है, ट्रेडिशनल तरीके से आरडी कर ली, एफडी कर ली। ज्यादा कुछ अगर एडवेंचरस करने का मन हुआ 50-60 वाले हमारे घर में परिवारों में अंकलों का या पापाओं का, तो उन्होंने म्यूचुअल फंड ले लिया। यार आज तो बड़ा एकदम पूछो मत कितना क्रेजी करके आया हूं मैं बैंक में। तो उससे बाहर निकलने के लिए क्या करें? पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज करें? क्या होता है ये? सो पर्सनल फाइनेंस होता है अपने आप को समझना और फिर अपने फाइनेंसेस को समझ के उसको उस तरह से ढालना कि मेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाए, मेरी फ्यूचर जनरेशन की जरूरत पूरी हो जाए। क्योंकि आज आप जॉब कर रहे हो, आपका काम चल रहा है, आप सेविंग किसके लिए कर रहे हो? या तो अपने रिटायरमेंट के लिए, या अपने बच्चों के लिए, राइट, या अपने पेरेंट्स के लिए, तीनों चीज होगी, फैमिली के लिए बेसिकली। तो अगर आप ये नहीं समझोगे कि मेरा आज का खर्चा कितना है और मैं उसको कहाँ कट डाउन कर सकता हूँ अगर जरूरत है तो। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मैं जानता हूँ, जिनकी मंथली इनकम 5 लाख रुपए है, वो बोलते हैं हम 50,000 रुपये नहीं बचा पाते क्योंकि 1-1.5 लाख हमारा EMI चला जाता है। उन्होंने जरूरत से बड़ा घर ले लिया, 3-4 करोड़ का घर ले लिया कि हम तो कर ही लेंगे। अब अगर उतना बड़ा घर ले लिया तो चुकाना भी पड़ेगा। दूसरी चीज वो गलती करते हैं कि उसके बाद उनकी लाइफस्टाइल वैसी हो जाती है, क्योंकि अपने यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, सोशल स्टेटस मेंटेन करने का प्रॉब्लम है। आईफोन तो चाहिए ही चाहिए। अगर मैं उस सर्कल में बैठ रहा हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, तो मेरे पास आईफोन होना ही चाहिए। अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल अच्छी सी 25 लाख की गाड़ी, लेकिन मैं 40 लाख की गाड़ी लूंगा ये दिखाने के लिए कि मैं उस सर्कल में बैठ रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एनुअल इनकम 20-25 लाख की है, लेकिन वो रेंज रोवर टाइप की 80 लाख की गाड़ी लेके बैठे हैं, क्योंकि उनको सर्कल में बैठना है, दिखाना है कि मैं बहुत पैसा खर्च कर सकता हूँ, पार्टीज में रेगुलरली जाना है। तो अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप एंजॉय कर रहे हो, उसमें कोई नुकसान नहीं, एंजॉय करना चाहिए, आप कमाई उसी के लिए कर रहे हो। लेकिन हम इतनी सारी पैसों की बातें एंजॉय करने के लिए तो कर रहे हैं, सीधी बात। राइट। सो आप एंजॉय करिए, लेकिन नॉट एट द रिस्क ऑफ योर फ्यूचर। आपका पर्सनल फाइनेंस ये बताता है आपको कि किस तरह से आप अपना प्रेजेंट भी एंजॉय कर सकते हो और फ्यूचर के लिए प्लान भी कर सकते हो। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप कीप अ ट्रैक ऑफ योर प्रेजेंट, एंजॉय योर प्रेजेंट, बट ऑल्सो इन्वेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और अधिक जानकारी के लिए GR फिनवाइजर का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज जरूर सब्सक्राइब कर लेना, मेरा भी भूलना मत। तो लेकिन अगर आप 5 लाख कमा के भी अगर सेव नहीं कर पा रहे हो, या फिर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर 5 लाख को 10 लाख नहीं बना पा रहे हो, तो ये जो मेंटेलिटी है, इससे आप रोज 2-4 होते हो लोगों से, ऐसे लोगों से मिलते हो? बिल्कुल, उन लोगों को समझाना मुश्किल है, क्योंकि ये एक कटु सत्य है आपके जीवन का। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप अगर डायरेक्टली उनको बता दोगे कि आपने ये लिया है, हाँ वो पापा के फ्रेंड आए थे या हमारे कोई रिलेटिव थे, वो ही हमको पॉलिसी देके गए, इसका रिटर्न कितना, इसका तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, 20 साल के बाद 50 लाख रुपए मिलेगा। फिर हम उसको कैलकुलेशन करके बताते हैं कि 50 लाख की वैल्यू 20 साल बाद कितनी रह जाएगी इन्फ्लेशन के हिसाब से, मतलब आज की तारीख में 10-12 लाख के आसपास। राइट। 10-12 लाख से कुछ होगा? वो सरप्राइज हो जाता, नहीं, आज तो 5 लाख रुपए महीना में कमा ही रहा हूँ, 2 महीने में आ जाता है। सही बात है। तो फिर 50 लाख से क्या होगा? पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आपको जो जरूरत की चीजें हैं, जरूरत के इन्वेस्टमेंट्स है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, इंसान नहीं लेता, मेरा तो कंपनी से कवर्ड है। अब एक बहुत छोटी सी एग्जांपल है कि अगर आपको
फ्यूचर में कभी ना कभी आप कंपनी छोड़ोगे तो रिटायर होकर छोड़ोगे, अपना कुछ काम करने के लिए छोड़ोगे या चेंज करोगे। राइट। अगर चेंज करते टाइम नई कंपनी ने इंश्योरेंस नहीं दिया तो क्या करोगे? लोग बोलते हैं उस टाइम ले लेंगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर कभी भी आपको छोटी सी भी कंडीशन होगी, जैसे माइग्रेन, अब माइग्रेन को सारे इंश्योरर्स न्यूरो की कंडीशन मानते हैं। तो अगर आपको माइग्रेन है तो 99.9% प्रोबेबिलिटी है कोई भी आपको इंश्योरेंस देगा ही नहीं उसके बाद, राइट। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि एक पर्सनल इंश्योरेंस मेडिक्लेम होना चाहिए, भले छोटे अमाउंट का लो, 5-10 लाख का ले लो। और उसमें एडवांटेज ये है कि आपका अगर यंग एज है 35 से कम हो, 10-12 हज़ार रुपए फैमिली का, मतलब हस्बैंड वाइफ का प्रीमियम उतना ही आएगा, तो 1,000 रुपए महीना हुआ। अब ऐसे समझ लो बाहर एक दिन डिनर, एक महीने में एक बार डिनर हमने कम किया, अपने फैमिली के ऊपर खर्चा कर दिया। लोग जिम पे खर्चा करते हैं, घूमने फिरने पे खर्चा करते हैं, फैमिली की हेल्थ पे तो कर ही सकते हो। सही बात है। और ये वो पैसा है जो आपके जीते जी काम आएगा। अब लोग इसमें ये भी बोलते हैं, अभी रिसेंट की बात है कि अगर मैं 25 लाख का 20 लाख का कवर लेता हूँ, मेरे को 25,000 रुपए के आसपास प्रीमियम पे करना पड़ेगा साल भर, हस्बैंड वाइफ साल भर का, राइट। तो 2,000 रुपए महीना हुआ। लेकिन मेरा तो ऑफिस से कवर्ड है, अभी कोई मेरा प्लान है नहीं अगले 2-3 साल छोड़ने का। तो अगर मेरा कवरेज है, या चलो अभी मैं यंग एज में हूँ, 10 साल मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तो मेरा 2.5 लाख रुपया वेस्ट हो जाएगा। लेकिन इसको ऐसे भी तो समझ सकते हैं ना कि आपको पता थोड़ी कि कल क्या हो जाएगा। वो आपका एक शेल है, एक कवर दे रहा है वो आपको। करेक्ट। तो जो आप चीज कह रहे हैं, हाँ, वो बिल्कुल वैलिड है। तो उनको समझाने का तरीका ये होता है कि आप ये सोच लो कि आप मैं मानता हूँ 20 साल में कुछ भी नहीं हुआ आपको, हाँ, भगवान करे कि कभी जरूरत ही नहीं पड़े इंश्योरेंस को यूज करने की, आप हमेशा स्वस्थ रहो, आप आराम से ये प्रीमियम अपने ऐसे समझ लो फैमिली के ऊपर दान कर रहे हो। सही बात है। ये सोच लो। हाँ, अब फंडा ये है कि अगले 20 साल में आप लगभग 5-6 लाख रुपए का प्रीमियम भरोगे, लेकिन अगर एक बार भी जरूरत पड़ गई, 15-20 लाख का कवरेज की जरूरत पड़ गई, उस टाइम ये काम आ जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं लिया कि हर साल में हर महीने का 2,000 रुपए बचा लेता हूं, और कभी 15 लाख का खर्चा आ गया, यू डोंट नो किस कारण से, एक्सीडेंट के कारण आ गया, अनबिलीवेबल कोई रैंडम, जैसे कोविड आ गया था, उस तरह की कोई बीमारी आ गई जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, वैसा कुछ हो गया, तो क्या होगा? तब एक साथ 20 लाख रुपए निकालने पड़ेंगे। तब आपकी सारी प्लानिंग, फाइनेंसेस सब कुछ हिल जाएंगे, सब गया, नील बेटा सन्नाटा। सही बात है। तो उसके बाद उसके लिए जरूरी है कि आप प्लान करो। हाँ, ये छोटा सा एक्सपेंस है। आप आज खाने जाते हो, आप तो थाली खा सकते हो, 25-50 रुपए वाली थाली भी मिलती है ठेले में, आप 300 रुपए वाली थाली भी खा सकते हो, 5 स्टार में आप 3,000 की भी खा सकते हो। अब आपकी बर्थडे एनिवर्सरी होती है तो आपकी खर्चा करने की इच्छा होती है कि हम अच्छी जगह जाएं, आईटीसी की प्रॉपर्टी खुली है, मैरियट खुली है, 5 स्टार होटल में चलते हैं एक बार, या 3 या 4 स्टार में चलते हैं, वहां चल के आते हैं। वहां अगर देखोगे 4 जनों का बिल, अगर मैं नॉर्मल रेस्टोरेंट की भी बात करूं उदयपुर में, 1,500 रुपए आराम से, 1,500-2,000 होगा। बट वही आप, मैं नाम नहीं लूंगा, पुराना जो बहुत फेमस था अपने यहाँ रेस्टोरेंट, वहां जाओगे तो पर पर्सन 100 रुपए 125 रुपए में आपका हो जाएगा, 400-500 रुपए में आप कर सकते हो। क्यों जाने की जरूरत है रेस्टोरेंट पे? बट वो आप कर रहे हो अपने फैमिली की खुशी के लिए, खुद की खुशी के लिए, कुछ नया ट्राई करने के लिए। अरे यार इतना तो चाहिए ना यार, इतना तो एक बार आता है जन्म। कमा किसके लिए रहे? किस लिए? हाँ, सही बात है। बर्थडे सेलिब्रेट करना। हाँ, तो आप सेम चीज सोचो कि अपनी वेल बीइंग सेलिब्रेट कर रहे हो वो पैसा देके, कि हर साल मैं 12-15 हजार रुपए जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो पे कर रहा हूँ, कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ इस साल, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। मैं उस खुशी को मनाने के लिए वो प्रीमियम पे कर रहा हूँ। अगर फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ गई तो मेरे बीवी बच्चों को कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी विल टेक केयर ऑफ ऑल माई हेल्थ इश्यूज। सही बात है। पहली चीज हो गई हेल्थ इंश्योरेंस। दूसरा हुआ टर्म प्लान। अगर आपको लगता है कि आप यंग एज में हो और आपके पास फैमिली सपोर्ट उतना नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनको मैं जानता, बॉम्बे में 10-12 लाख के पैकेज पे थे, उसमें हस्बैंड वाइफ और किड भी थे, वाइफ वॉज नॉट वर्किंग। अगर उस केस में हस्बैंड को कुछ हो जाए, राइट, तो वाइफ और बच्चे का क्या होगा? क्योंकि 10 लाख में तो खर्चा भी निकलेगा, टैक्स भी निकलेगा, सब कुछ निकल जाएगा, बचेगा क्या? हर साल की 1-2 लाख से ऊपर की आप सेविंग नहीं कर पाओगे। अब सेविंग कर करके भी बहुत टाइम लगेगा उसको बिल्ड करने में। उस केस में हमेशा आपके पास टर्म प्लान होना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जब भी आप लें, प्योर टर्म प्लान लो, उसके आगे पीछे मत सोचो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट की जगह रखिए, इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की जगह रखिए, हेल्थ इंश्योरेंस को हेल्थ इंश्योरेंस की जगह रखिए। तीनों को या दोनों को मिक्स मत करिए कभी भी। और तीसरा आ गया फिर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जैसे कि कहा 4 एसेट क्लास है, इक्विटी, डेट, गोल्ड एंड रियल एस्टेट। रियल एस्टेट बहुत जरूरी हो, आपको रहने के लिए लेना है तो लीजिए। इन्वेस्टमेंट के लिए रियल एस्टेट लेना नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत महंगा होता है और इलिक्विड एसेट होता है, इजीली सेलेबल नहीं होता है।
दूसरा हो गया गोल्ड। तो ज्वेलरी फॉर्म में ऑलरेडी बहुत गोल्ड होता है। जब आप बोलते हो मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो उसका मतलब यह है कि आप ज्वेलरी नहीं खरीद रहे हो। अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हो तो इन्वेस्टमेंट नहीं है। ओके, ये बहुत बड़ा अलग यूनिक पॉइंट है, ये समझने वाला। तो ये मैं इसके लिए आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ हाँ। कि आज आपने 30,000 रुपए में ज्वेलरी खरीदी, सपोज 2017 में खरीदी, 2019 तक आते आते वो 60,000 हो गई। ठीक है, ठीक है, वाइफ के लिए 5 लाख की ज्वेलरी खरीदी, वैल्यू होगी 10 लाख। अब आपको पता है गोल्ड और नहीं बढ़ेगा। क्या आपकी हिम्मत है अपनी वाइफ को बोलने की ज्वेलरी दे दो, बेच देते हैं, इसकी जगह दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिकॉज घर में भी रहना है ये पॉइंट भी है, बीवी के साथ रहना है आपको, तो वो आप रिस्क ले नहीं सकते। तो जैसे ही आपका गोल्ड ज्वेलरी फॉर्म में आया, वो एक्सपेंस बन गया है, वो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। वर्स्ट केस सिनेरियो आपका एसेट क्रिएट हो गया है कि भाई सब कुछ बिक जाएगा तब हम सोने का सोचेंगे। और अपनी इंडियन साइकोलॉजी ये बोलती है, या इंडियन ट्रेडिशनली ये हमारा फंडा है कि घर बार बिक जाए तब बीवी बच्चों या मम्मी या भाई या किसी के ज्वेलरी के बारे में तब सोचेंगे कि अगर कुछ भी नहीं बचा तो। अदरवाइज उसके बारे में हम कभी कैलकुलेशन में भी नहीं लेते ना कभी सोचते हैं। सो अगर आप वो एक सेंटेंस है ना, घर की ज्वेलरी बेचनी पड़ गई, हाँ, सोना चांदी बेचना पड़ गया, क्या कई हालत वही है। हाँ, सही बात है, राइट। सो वो एक थॉट है कि इफ यू हैव टू सेल द ज्वेलरी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, वाइफ एटसेट्रा, सब कुछ मतलब बाकी कुछ बचा ही नहीं है आपके पास, तब कर रहे हो। बट अगर फाइनेंशियल टर्म्स में बात करो तो गोल्ड इज अ वेरी सेफ एसेट क्लास, बट उसकी ग्रोथ भी लिमिटेड होती है। रफली 6-7%, ऐसा नहीं होगा कि 12-15% के हिसाब से ग्रो करेगा। लास्ट 10-15 साल का देखोगे, स्पाइक देखोगे, बहुत रैंडम स्पाइक्स आते हैं। जैसे 2009 से 2012 तक वो 26 से 32,000 के बीच में घूमता रहा। अच्छा, सॉरी, उस टाइम पे 32,000 हो गया था 2011 में। हाँ। फिर 2018 तक भी उसी रेंज में घूमता रहा। 2011 से 2018 में 27 से 32,000-32,500 के बीच में ही घूमता रहा, बढ़ा भी नहीं, ज्यादा घटा भी नहीं। फिर 2018-19 में बड़ा स्पाइक आया, इन्फ्लेशन, कोविड भी आया उसके जस्ट पहले। उस टाइम सडनली इट वेंट फ्रॉम 32 टू 56 जाके आया। फिर वापस 45-47 तक आया, अभी वापस 60,000 के आसपास है। बट अगर आप देखोगे तो अभी भी 56 का जो हाई लगाया था 56-60 के बीच में घूम रहा है लास्ट 1.5-2 साल से। थोड़ा नीचे गया, वापस ऊपर आया, इसी रेंज में है। मतलब पर्सनली मुझे नहीं लगता कि गोल्ड ऐसा हो जाएगा कि आज 60,000 है, 3 साल बाद देखोगे 60,000 का 1 लाख 1.25 लाख हो जाएगा। उतना फास्ट नहीं होगा। इट्स अ वेरी सेफ एसेट क्लास, सेफ्टी के लिए आप रखते हो। इसमें आप आइडेंटिफाई करो, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जैसा मैंने बताया आपको कि गवर्नमेंट इश्यू करती है तो 100% सेफ्टी है, जो मैक्सिमम पॉसिबल सेफ्टी रेटिंग हम बोलते हैं वो है सॉवरेन गारंटी, आरबीआई इशू करता है एक्चुअली। उसके बाद इसमें हर क्वार्टर इशू होता है, 50 रुपए ग्राम डिस्काउंट मिलता है, 2.5% गवर्नमेंट ब्याज देती है हर साल का, और 8 साल का लॉक इन होता है। 8 साल के बाद जो प्रॉफिट भी होगा इसका, ग्रोथ, वो टैक्स फ्री होती है। तो ये जो बॉन्ड होते हैं ये पेपर होता है या आपको सोना मिलता है? नहीं, ये पेपर बॉन्ड होता है। ठीक है। ऑन पेपर आपको जो गोल्ड की प्राइस है, गवर्नमेंट ने जैसे अभी जो 15 तारीख को क्लोज हुआ उसमें गवर्नमेंट ने कहा था 5,923 रुपए पर ग्राम है जो हम इशू करेंगे। अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे हो आरबीआई की वेबसाइट से, अपने डीमैट से, आपको 50 रुपए पर ग्राम या 500 रुपए तोला का डिस्काउंट देंगे। मेकिंग चार्ज, जीएसटी कुछ भी नहीं लगेगा। सो 5,873 रुपए पर ग्राम का रेट था। अब उसमें अगर सपोज आपने जो भी, सपोज 1 ग्राम खरीद लिया, आप पर ग्राम में खरीद सकते हो। 1 ग्राम खरीदा तो उस पर 2.5% गवर्नमेंट ब्याज देगी आपको हर साल 8 साल तक, मतलब 20% ये हो गया। प्लस उस टाइम पे जो गोल्ड की वैल्यू होगी, जैसे आज 5873 है, उस टाइम होते होते सपोज डबल हो गई, 10,000 रुपए हो गई। सो जो भी प्रॉफिट होगा आपका 4,500, 4,127 रुपए का, वो पूरा टैक्स फ्री होगा। सो जो नॉर्मल केस में अगर आप एफडी कराते हो तो 20-30% टैक्स लग जाता है आपका। राइट। तो 8 साल के बाद वो भी टैक्स फ्री मिल रहा है, 2.5% ब्याज भी मिल रहा है, सेफ्टी भी है, और 50 रुपए ग्राम आज डिस्काउंट भी मिल रहा है। सो इट विल बी एन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज जैसे आपके हाथ में फिजिकल गोल्ड आ गया, वो या तो ज्वेलरी बन जाएगी या बिस्किट बन जाएगा, उसमें मेकिंग चार्ज लगेगा, जीएसटी लगेगा, वो तकलीफ आती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फिजिकल गोल्ड नहीं लेना चाहिए, खराब होता है। फिजिकल गोल्ड आप तभी लो जब आपको या तो बिस्किट बनवाना है या आपको ज्वेलरी बनवानी है। बहुत लोग फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं कि बेटी की शादी है उसके लिए हम बिस्किट बनवा के रखेंगे, उस टाइम ज्वेलरी बनवा लेंगे। उस पर्पज के लिए ले रहे हो फिजिकल गोल्ड ही काम आएगा, वही सही बात है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहे हो तो फिर आपको चाहिए होगा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। तो उसमें गोल्ड ईटीएफ्स होते हैं, गोल्ड बॉन्ड होते हैं, आपको इतना लंबा लॉक इन नहीं चाहिए, तो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ये हो गया दूसरा एसेट क्लास। तीसरा हो गया फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, जिसमें एफडी आ गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पीपीएफ। तो आपको जितना टेन्योर के लिए करना है, क्या आपका एक्सपेक्टेशन है और क्या रिस्क लेनी है, क्योंकि बॉन्ड्स में भी रिस्क होती है, ये लोगों को नहीं पता है। अच्छा, ये आप ध्यान रखिए।
आप सभी ध्यान रखिए, बॉन्ड सेफ, सारे बॉन्ड सेफ नहीं होते। मैं एक एग्जांपल देता हूं इसका भी। जेम्स बॉन्ड सेफ है? जेम्स बॉन्ड तो कहां सेफ है? सबसे रिस्की जेम्स बॉन्ड ही है। जो उसके साथ है वो गया, सब गया, वो बचा हुआ है, बाकी सब उड़ जाते हैं। सब उड़ जाते हैं। सो बॉन्ड्स का एक बहुत सिंपल एग्जांपल है कि जैसे कोई भी कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस कम्युनिकेशंस है, हाँ राइट, आज भी उसका शेयर गिरने के बाद भी ट्रेड हो रहा है, 150 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, राइट। उसके बॉन्ड्स की वैल्यू जीरो हो गई क्योंकि उन्होंने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी, या जो भी हो गया उनका एनसीएलटी में चला गया। यस बैंक ने 81 टीयर 1 बॉन्ड्स इशू करे थे, राइट, उनकी वैल्यू जीरो हो गई, उस पर भी केस चल रहा है, नहीं कर सकते थे, नहीं करना चाहिए, वटेवर केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसकी वैल्यू जीरो हो गई। उसका शेयर आज भी 18 रुपए बहुत लोगों के पास है, जिससे बात करो हर जना यही पूछता है यस बैंक का क्या होगा। लेकिन लोग इस एक्सपेक्टेशन में बैठे हैं कि फ्यूचर में बढ़ेगा इसलिए लेके बैठे हैं, लेकिन बॉन्ड्स तो जीरो हो गए, ट्रेड ही नहीं हो रहे, उन पर तो कुछ भी नहीं हो सकता अनलेस की कोर्ट कुछ ऑर्डर दे। सो अगर तुमने गलत बॉन्ड खरीद लिए, हाई रिस्क बॉन्ड खरीद लिए, तो प्रॉब्लम है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो चीज बहुत ज्यादा अच्छी होती है ना, उसमें कुछ ना कुछ कैच होता है। कोई आपको बोल रहा है 12% 15% गारंटीड दे रहा हूँ, यस बैंक के बॉन्ड डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहे थे, उस टाइम पे आ रहा था, उसका यील्ड 30-35% तक पहुंच गया था साल का। और आप ये सोचिए कि अगर आपको 30-35% का यील्ड मिल रहा है, वो इसलिए कि 10 लाख का बॉन्ड है, 9.5% का कूपन है, लेकिन लोग 7 लाख में बेचने को तैयार थे। तो जो आदमी 7 लाख में बेचने को तैयार है, वो इसलिए तैयार है, उसको लग रहा है कि 7 लाख तो आए, 3 लाख कम मिल रहे हैं, लेकिन 7 आएंगे तो सही। और आप ये सोच के ले रहे हो कि मुझे 35% का रिटर्न मिल जाएगा, ये सोचो कि वो सामने वाला बेच क्यों रहा है इतना सस्ते में। सही बात है, कुछ तो है रिस्क। अगर आप वो रिस्क नहीं समझ पा रहे हो तो बहुत तकलीफ आने वाली है। सो बॉन्ड्स आर अ गुड ऑप्शन, नॉट ओनली बॉन्ड्स, एनी सेफ इंस्ट्रूमेंट इज अ गुड ऑप्शन, या फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट। आप उसके रिस्क समझो, सिर्फ रिटर्न के पीछे मत भागो, क्योंकि आप फिक्स रिटर्न के लिए वो प्रोडक्ट ले रहे हो, आपका प्रिंसिपल सेफ्टी के लिए वो प्रोडक्ट ले रहे हो। आज आप बैंक में एफडी क्यों करवाते हो? कोऑपरेटिव बैंक की जगह गवर्नमेंट बैंक्स में इसलिए कराते हो कि सेफ्टी मिलती है। हाँ। आज एसबीआई का सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट रेट जो मुझे लास्ट दिया है वो 2.65% था, और कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक का 7% तक भी है, बट फिर भी लोग एसबीआई में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका है कि मुझे 100% सेफ्टी चाहिए, एसबीआई कहीं नहीं जाने वाला, गवर्नमेंट बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है। सही बात है। तो मुझे तकलीफ नहीं है, मुझे तो इसी में रखना, भले ही इंटरेस्ट कम मिले, मेरा पैसा डूबना नहीं चाहिए। सो उस प्रोडक्ट के लिए रिक्वायरमेंट वही होनी चाहिए, मेरा पैसा डूबना नहीं चाहिए, भले थोड़ा सा कम मिले, हाँ। रिस्क नहीं लेनी इस चीज, वो चल जाएगा, वो चल जाएगा। और आखिरी ऑप्शन आता है इक्विटी, राइट। सो अगर मुझे रिस्क लेना ही है 1%, तो मैं 1% एक्स्ट्रा क्यों, मैं 5% एक्स्ट्रा के लिए इक्विटी में जाऊंगा। मैं 6 की जगह 7% एफडी सोच के या बॉन्ड लेके रिस्क लूं, उससे बढ़िया मैं 12% टारगेट करूंगा इक्विटी, म्यूचुअल फंड या स्टॉक से। और इक्विटी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और प्राइवेट इक्विटी में सिर्फ ये फर्क है, इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी होती है कि आपको कंपनी का शेयर खरीदना है जो मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहा है। जो प्राइवेट कंपनी है, मेरी सपोज मेरी खुद की कंपनी है, अब मेरा 100% स्टेक है, अब किसी और ने बोला कि अच्छी प्रॉफिटेबल लग रही है, 50% स्टेक मुझे बेच दो, एक मुश्त पैसा ले लो, अगर मुझे वैल्यूएशन अच्छी लगी मैं बेच सकता हूँ उसको, अपनी कंपनी का एक पार्ट, जो बहुत सारी बड़ी बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स और वीसी फर्म्स यही करती हैं। दूसरा आता है स्टॉक्स, जो ऑनलाइन ट्रेड होते हैं। अगर आपको नॉलेज है सो ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट, अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करिए, अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाइए, बट रिस्क ऑब्वियसली है। तीसरा आता है कि अगर आपको लगता है कि मुझे स्टॉक्स की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो फिर आता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट ही ये है कि बहुत सारे लोगों का फंड म्यूचुअल करके वो इन्वेस्ट करता है फंड मैनेजर, ओके, राइट। तो उसमें रिस्क कम हो जाती है, और उसमें क्या होता है, छोटा पोर्शन आप 100 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आज एमआरएफ का शेयर 1,05,000 के आसपास है, तो आपको अगर नॉर्मल आदमी है वो उसको ले ही नहीं सकता। एक हनीवेल ऑटोमेशन का शेयर है वो 40,000 के आसपास है। इस तरह के बहुत सारे, जॉकी जो कंपनी बनाती है पेज इंडस्ट्रीज, उसका शेयर 50,000 रुपए क्रॉस कर गया था। तो अगर आपको एक शेयर लेना है, एक जॉकी खरीदना ईजी है, 500 रुपए में आ जाएगी, लेकिन एक जॉकी का शेयर 50,000 रुपए का है। सही बात है। तो आप सोचिए कि वो एक शेयर लेने का मतलब आप कंपनी में हिस्सेदारी ले रहे हो, लेकिन वो आप नॉर्मल केस में नहीं ले सकते। म्यूचुअल फंड क्या करेगा, वो मल्टीपल लोगों का पैसा मिला के इन्वेस्ट करेगा, तो वो ये सब शेयर्स खरीद सकते हैं। तो आप आइडेंटिफाई करिए कि किस तरह का पोर्टफोलियो चाहिए आपको, उस तरह का आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर ईटीएफ, इंडेक्स फंड, ये सब भी होते हैं, और उसके लिए थोड़ा अंदर घुसना पड़ेगा, थोड़ा अंदर घुसना पड़ेगा। या तो आप घुस सकते हैं तो आप घुसिए, नहीं तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, जिनकी भी मदद लेना चाहें, ऑनलाइन बहुत सारे आर्टिकल्स हैं वो पढ़िए। लेकिन इन्वेस्ट कभी भी ऑनलाइन रिकमेंडेशंस पे मत करिए, बहुत स्ट्रिक्ट सजेशन है।
कि अपनी रिसर्च करने के बाद ही करिए, क्योंकि आपके पैसे की जिम्मेदारी आपकी। अब बाद में ये नहीं बोल सकते कि मैंने वहां पढ़ के इन्वेस्ट किया था, उसने ये बताया था ऑनलाइन, बड़ा आदमी है, उसने बोला था, मैंने ले लिया, आज वो जीरो हो गया, उसकी गलती। वो गलती नहीं मानेगा। उसने ना आपसे पैसा लिया है, दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं है। सही बात तो जो फ्री की एडवाइस दे रहा है वो कहीं ना कहीं से कुछ फायदा बना रहा है, उसका फायदा मिल गया, वो निकल गया। आपको फायदा नहीं हुआ क्योंकि आपने ये मिस कर दिया, अपनी अक्ल नहीं लगेगा। आपने बोला, उसने बोला ले लेता हूं, अच्छा ही बोलेगा, उसका क्या जा रहा है? उसका कुछ नहीं जा रहा है, जाएगा आपका ही। जाएगा आपका ही। सर, हम इतनी बातें कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर, मैं आपको सच बताऊं कि इसके बाद भी लोग बाग जो हैं वो नहीं करेंगे इन्वेस्ट। मैं इसका रियल आपको एग्जांपल देता हूं। रियल लाइफ इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। मेरा एक जूनियर था, उसकी नई नई नौकरी लगी, रेडियो में था मेरे साथ, उसके बाद वो नई नई नौकरी लगी गुड़गांव में। उसने 30,000 का फ़ोन खरीदा और मुझे 30,000 के फ़ोन समझ में नहीं आते, इतना महंगा। तो मैं ना तो मैंने कहा यार तू एक काम करता, तू आराम से कोई 12-15 हज़ार का फ़ोन लेता, काम तो वही है, फ़ोन ही उठाएगा, फ़ोन रखेगा, बात ही करेगा, व्हाट्सअप चलाएगा, और तो क्या कर लेगा, तू 2-4 सेल्फी खींच लेगा, बाकी के 15,000 तू कहीं इन्वेस्ट कर देता। उसको बात बुरी लग गई। आज 1.5 साल हो गया उसने मुझसे बात नहीं करी। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो मतलब ऐसा उसको लगा कि मुझे इसने क्या कैसे दिया, मैं कमा रहा हूं, मैं नहीं खरीद सकता। इन्वेस्टमेंट की बात उसको इतनी बुरी लगी, उसने बात नहीं करी। तो 1.5 साल हो गया। तो मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग, ये आपका 1.5 साल ही हुआ है, शायद 4 या 5 साल के बाद वो आपके पास आएगा और कहेगा यार तुमने बोला था लेकिन मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, करना चाहिए था। लेकिन ये चीज़ मेरे साथ हुई है कि आप अगर ब्लंटली किसी को कुछ बोल देते हो, मेरी आदत है कि मैं खरी मुंह पे बोल देता हूँ ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। आप सोचते हो कि मैं बॉन्ड्स में पैसा डाल के 20% बना लूंगा, नहीं बनेगा, पॉसिबल ही नहीं। लॉन्ग टर्म थियोरेटिकली पॉसिबल हो सकता है, बट हिस्टोरिकली जो डेटा बोलता है मेरे हिसाब से नहीं पॉसिबल है। राइट, हमको सेबी मना करती है कि आप रिटर्न्स गारंटी नहीं कर सकते। हाँ। अगर कोई इन्वेस्टर आपको बोलता है इतना रिटर्न बन जाएगा आपका, तो गलत कर रहा है। हमको पूछते लोग कितना रिटर्न बन जाएगा, मैं कुछ गारंटी नहीं है, क्योंकि मार्केट किसी ने प्रेडिक्ट अगर कर लिया सही तो फिर वो भगवान बन गया। वो तो फिर हाँ सही बात। राकेश झुंझुनवाला नहीं कर पा रहे, वो राकेश झुंझुनवाला, वॉरेन बुफे भी नहीं कर पा रहे। उन्होंने भी गलतियां करी है, वो खुद बोलते हैं मैं गलतियों से सीखा हूँ। इंपॉर्टेंट ये है कि गलतियां करो लेकिन गलतियों को दोहराओ मत। आपने एक बार जो गलती कर दी और लॉस खा लिया, वो आपका एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि भाई मैंने ये गलती करी, ये मेरा लॉस हो गया, अगली बार ये वाला गलती हो सकता है, इतना बड़ा लॉस हो सकता था लेकिन इतना ही हुआ। सही बात। आप उसको पॉजिटिवली लोगे, मेरा इतना ही हुआ, अगली बार मुझे ध्यान रखना है तो इतना बड़ा लॉस मैंने बचा लिया और उसका फायदा बना लिया। राइट। सो वो इंपॉर्टेंट है। और किसी इंसान को आप अगर खरी बोलो, क्या होता है, सच बात बहुत कड़वी होती है। और कड़वी आदमी को जब तक उसके साथ वो किस्सा नहीं हुआ तब तक उसको अच्छी नहीं लगेगी। मेरे भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने एडवाइस किया कि इन्वेस्ट करना चाहिए। उनको लगता है क्या करना है इन्वेस्ट करके, अभी तो हमारी एंजॉय करने का टाइम है, कर लेंगे, इन्वेस्ट में क्या है, हो जाएगा, सेव कर लेंगे। वही फ्रेंड्स 4-4, 5-5 साल बाद यार वो चालू करना था, हमने करा नहीं, तूने बोला भी था, या तूने हमको भी कुछ बता, हमको भी इन्वेस्ट करना है, तुमको 4 साल पहले बोला था कि कर सकते हो। बोले हाँ लेकिन चलो छोड़ो, अब जो गया हो गया, अब तो करो। गलती कैसे मान लूं? गलती कैसे मान लूं? या गलती कुछ लोग मानेंगे भी कि यार ठीक है हो गई, लेकिन अब बता। ठीक है अब क्या करना है ये बताओ, जो गया वो तो गया। और बहुत लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, 25 की एज में आप बोलोगे उनको इन्वेस्ट करने के लिए तो उनको लगेगा कि क्या करना है, अभी तो बहुत टाइम है। 30 की एज में भी शायद सेम थॉट होगा। 35 की एज में बोल लोगे तो यार 25 में कर देते तो हो जाता, अब तो 35 के हो गए, अब करके क्या होगा। और ऐसे करते करते 50 की एज निकल जाती है। प्रॉब्लम ये है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लेकिन अगर नहीं कर पाए वो, तो जिस दिन चालू कर सकते हो उस दिन चालू करो ना। लोग पूछते हैं इन्वेस्टमेंट का सही टाइम है क्या? इन्वेस्टमेंट का हर टाइम सही टाइम होता है और हर टाइम गलत टाइम होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जिस टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो, किस मोड में इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत महंगा है और आपको मार्केट में ही इन्वेस्ट करना है, SIP कर लो, STP कर लो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे FD में डालना है, FD कम ज़्यादा होगी, साल भर बाद रेट कम हो जाएगा, तो 1 साल की FD तो कराओ। एटलीस्ट सेविंग्स अकाउंट से तो डबल पैसा, ऑलमोस्ट डबल पैसा मिल जाएगा आपको मोस्ट ऑफ द बैंक्स में। या आपको PPF करना है, यार कब करूं 15 साल लॉक इन हो जाएगा, ये सोच के अगर 10 साल निकाल दिए तो फिर 5 ही साल बचे थे, 10 तो हो जाते कवर। सही बात है। तो स्टार्ट करो, सेव करना, प्लान बनाओ। अगर आपको किसी की हेल्प नहीं चाहिए, खुद से बनाओ। आपको बेसिक ढांचा तो बना ही लोगे आप। इंडिया में हर जना मनी मैटर्स को लेके इतना तो कैलकुलेटिव है कि उसको पता है उसके पास कितना पैसा है। और अगर आपको नहीं पता है तो आपको फिर जरूरत भी नहीं, क्योंकि आपके पास इतना पैसा है
कि फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सही बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है तो फिर आप प्लानिंग करो और प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करो। लोगों को लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा खराब चला गया तो वो क्या करते हैं, सेविंग कर लेते हैं। लेकिन जैसे आपने इन्फ्लेशन वाली बात बताई, तो आज अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है या 10,000 रुपए है, कल को उसकी जो रेट है वो 9,000 रह गई, 8,000 रह गई। इन्फ्लेशन तो हो रहा है ना, और आपका पैसा पड़ा पड़ा खराब हो रहा है। इन सेविंग करनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो किस एज से शुरू कर देना चाहिए? देखिए, पहला तो यह है कि सेविंग भी करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट भी। ठीक है। सेविंग इसलिए जरूरी है कि आपके इमरजेंसी के टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट ब्रेक ना करना पड़े। आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट होना चाहिए जो रेडीली अवेलेबल होना चाहिए आपके पास। इमरजेंसी फंड हो सकता है आपका सेविंग्स अकाउंट में हो, आपका एफडी में हो जो इमीडिएटली विड्रॉएबल हो, या लिक्विड फंड में हो जो एक दिन में आ जाए। बैलेंस देख लो, जहां पे रिटर्न बेटर आएगा, ओवरऑल कॉम्बिनेशन वो करना चाहिए। दूसरा आ गया इन्वेस्टमेंट की बात। तो इन्वेस्टमेंट में ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक तो गोल्स आप डिफाइन करो, दूसरा ये इंश्योर करो कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को बीट करते हैं। जैसे कि अभी आपने बोला कि इन्फ्लेशन पैसा कम करता जा रहा है। अब नॉर्मली आप किसी को समझाओगे, बोलेगा नहीं मैंने तो एफडी करा रखी है, भले 5% है लेकिन हर साल 5% से पैसा तो ग्रो हो रहा है। मैंने 10 लाख डाले, 1 साल के बाद 10,50,000 हो गए। लेकिन आप ये समझो कि इन्फ्लेशन 6% है, तो जो पहले आपको 10 लाख रुपए का सामान आता था वो आज 10,60,000 का आएगा। सो इफेक्टिवली जो 1 साल पहले आप खरीद सकते थे 10 लाख से, वो आज 10,50,000 से भी नहीं खरीद पाओगे, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। 5% तो आपकी सेविंग, 6% इन्फ्लेशन, यानी 1% से भी इन्फ्लेशन जीत रहा है। यस, तो आपका पैसा 1% से कम हो गया। हम इसको बोलते हैं कि आपका जो खर्चा है, आज की लाइफस्टाइल है, सेम लाइफस्टाइल सस्टेन करने के लिए आज कितना पैसा लगेगा और 10 साल बाद कितना लगेगा। आज अगर 20 साल पहले की बात करें तो उस टाइम पे 10-20 हजार की सैलरी बहुत होती थी। मेट्रोज में भी 20,000 अच्छा खासा सैलरी माना जाता था, 20-25 हजार। आज लाख रुपए भी कम पड़ते हैं। आप बोल दो लाख रुपए आराम से बॉम्बे में रह ले, नहीं 30-40 हजार 50,000 रुपए तो रेंट है। अगर हस्बैंड वाइफ या 2 BHK भी लेके रह रहे हैं तो उनका 50,000 रुपए तो एटलीस्ट है। अगर आप अच्छी जगह रह रहे हो तो हिसाब ही नहीं है उसका। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 1.5-2 लाख रुपए रेंट भी भर रहे हैं बॉम्बे में, क्योंकि ठीक है उनकी सैलरी अच्छी है, इनकम अच्छी है, वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको अच्छी जगह घर चाहिए, वो कर रहे। फिर वही वाला पॉइंट आ जाता है, स्टेटस मेंटेन करना है। स्टेटस मेंटेन करना है, राइट। और दूसरा होता है कमा रहे हो तो किस पे खर्च कर रहे हो। दूसरी चीज ये है कि इन्वेस्टमेंट की जो आपने बात करी या सेविंग्स की बात करी, आज जैसा आपने कहा, मेरे फ्रेंड को मैंने कहा कि 30,000 रुपए का फोन क्यों खरीदा, सेविंग कर लेता था, वो चिढ़ गया। आपने सेविंग्स की स्टार्टिंग सोचना कब चालू किया था? मेरी जब पहली जॉब लगी थी 21 साल में। एक्चुअली आपने 21 साल की एज में नहीं किया था, आपने सेव करना चालू कर दिया था 4-5 साल की एज में। आपको रियलाइज नहीं होगा, बचपन में आपके पास गुल्लक हुआ करता था। हाँ, गुल्लक में आप सेव करते थे। राइट। आपने फाइनेंशियल प्लानिंग तो तब से शुरू कर दी थी जब आपके पास गुल्लक था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम उसको फाइनेंशियल प्लानिंग मानते नहीं थे, क्योंकि हमको टर्म नहीं पता था। प्लानिंग क्या है? आपने डिसाइड किया कि मुझे ये लेना है, इसके लिए मैं सेव कर रहा हूं। आपको था कि मुझे साइकिल लेनी है, राखी पे, दिवाली पे, घर वाले आशीर्वाद के जो पैसे दे रहे हैं मैं गुल्लक में डालता जा रहा हूं, जैसे ही मेरे उतने पैसे इकट्ठे आ जाएंगे, गुल्लक तोड़ा, साइकिल खरीद ली। वो फाइनेंशियल प्लानिंग थी। Right. और बचपन में करते आ रहे थे। आज नहीं कर रहे हो, क्योंकि आज तुम्हारे थॉट्स बदल गए और ये वापस 35 की एज में फिर चालू कर दोगे, क्योंकि तब तुम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी। तब तुम सोचने लग जाओगे कि यार मैंने पैसा क्यों नहीं बचाया, अब तो जो बचा है टाइम उतने में करना पड़ेगा, बच्चे बड़े होने लगेंगे, उनका खर्चा होगा। सो जो आप बचपन में आपके माइंड में था और आप खुद से करते थे कि भाई हमको 10 रुपए मिले, चिप्स ले लूं, नहीं यार 10 रुपए को मैं सेव कर लेता हूं, खाना तो मैं खा ही रहा हूं, पापा दिलाई देंगे कोई ना कोई चॉकलेट या चिप्स, ये मुझे साइकिल के लिए करना है, 100 मिला 500 मिला, वो मैंने गुल्लक में डाला था। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो हमको करना भी चाहिए। हमको याद करना चाहिए कि बचपन की जो हमारे डीएनए में है, जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारे डीएनए में सेविंग्स है इंडिया में। यूएस जैसा नहीं कि हम बच्चों के लिए सेव नहीं कर रहे, वो 17 साल का हो जाएगा फिर अपना देखेगा, खुद बाहर रहेगा। इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में अगर आपका बेटा फिट नहीं है, मतलब जब तक पढ़ रहा है तब तक ऐसा होता है कि हम ही उसका खर्चा स्पॉन्सर करेंगे जब तक कर सके। शादी के बाद भी प्रेफरेंस है कि मेरा बेटा मेरे पास ही रहे या मेरा बच्चा मेरे पास रहे। तो उसके लिए आपको प्लान तो करना पड़ेगा। उसको हायर एजुकेशन के लिए आपको अगर अच्छे कॉलेज में भेजना है, आज जैसे IIMs की बात करते हैं, IIMs बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं MBA के लिए। अब IIM अहमदाबाद का लगभग 25 लाख का खर्चा है ये एक कोर्स का, खाना पीना अलग, दिस इज योर हॉस्टल फी या ट्यूशन फीस।
अब ISB जाओ, वहाँ लगभग 35-40 लाख रुपए एक साल का फीस है। अगर आप चाहते हो कि इतने अच्छे कॉलेज से बच्चा पास आउट हो, अगर लोन नहीं लेना है, आपको स्पॉन्सर करना है, तो आपको जब वो पैदा हुआ तभी से प्लान चालू करना पड़ेगा। सही बात है। इसका मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, MCG। मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्रिकेटर भी रह चुका हूँ एज अ यूनिवर्सिटी प्लेयर एंड ऑल। MCG गया था, तो वहाँ मैंने पूछा था कि यार यहाँ MCG की मेंबरशिप का क्या सिस्टम है। उन्होंने बताया कि MCG में मेंबरशिप के लिए 18 साल की वेटिंग है, क्योंकि 1,05,000 की कैपेसिटी, 1 लाख की कैपेसिटी है और 1,05,000 मेंबर्स हैं। और प्रॉब्लम यह है कि हर मैच के पहले दे हैव टू गिव मेंबर टिकट्स, उसके बाद बाहर वालों के लिए ओपन होते हैं। तो अगर 1 लाख टिकट ही है आपके पास और वो सब मेंबर्स ने अग्री कर लिया, हर बार नहीं करते लोग, बट अगर अग्री कर गया तो आपके पास चॉइस नहीं बचेगी। सो वो लोग क्या करते हैं, उनकी प्लानिंग ऐसी होती है कि जिस दिन बच्चा पैदा होता है, अलोंग विथ हिज बर्थ सर्टिफिकेट, वो उसमें भी एनरोल करवा देते हैं कि जब वो 18 साल का होगा, उसको माइनर से मेजर बनने पे हम ये गिफ्ट देंगे सर्टिफिकेट कि तू आज से MCG का मेंबर भी है। तो इतनी लंबी प्लानिंग चलती है। और शायद बॉम्बे में भी 1-2 क्लब्स है, बॉम्बे जिमखाना MC है, उनमें भी इतना ही लंबा, अच्छा खासा लंबा वेटिंग पीरियड है, तो उसमें भी अब लोग करने लगे हैं। तो जब आप अपने बच्चे के लिए इतना लंबा सोच सकते हो, जहां वहां के लोग MCG सोच सकते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट या गोल प्लान नहीं कर सकते अभी से। आप ही देखिए, हम तो इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, वो कहां तक सोच ले रहे हैं कि MCG की मैं इसको मेंबरशिप दे दूंगा एज अ गिफ्ट, और वो भी 18 साल बाद। 18 साल के बाद। सेम अगर सिनेरियो हमारे यहाँ पे होता, कई जरूरत है पढ़ाई कर ले। हाँ, इतना पैसा क्यों खर्च करना है। हाँ, लेकिन आज है उनका प्लानिंग, क्योंकि उनको पता है कि उस टाइम पे MCG की जो वैल्यू होगी मेंबरशिप की, वो बहुत अच्छी खासी होगी। राइट। तो अगर आज ही एनरोल करवा लिया तो कम से कम गारंटी तो मिलेगी। और इसी तरह का एक एग्जांपल और देता हूं मैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज को आपने देखा होगा, 4 करोड़ की घड़ी, 8 करोड़ की घड़ी ली। हाँ, हमको लगता है इतना पैसा है, खाली उड़ा रहे हैं। 8 करोड़ की घड़ी का क्या मतलब है? टाइम ही तो देखना है। टाइम ही तो देखना है, कितना क्या चलेगी। और कभी गिर जाए तो और टेंशन, ठीक कैसे कराओ, क्योंकि उसके शोरूम्स लिमिटेड होते हैं। बट इसके ऊपर भी मैंने जब आर्टिकल पढ़ा, थोड़ा रिसर्च करा, तो ये पता पड़ा कि जो बड़े लोग होते हैं बहुत स्मार्ट होते हैं। जिसके पास बहुत पैसा होता है वो बहुत स्मार्ट होता है। हाँ। वो ऐसा पागल नहीं होता है कि बस पैसा उड़ा दो, मतलब अंधा पैसा है तो उड़ाओ, ऐसा नहीं होता है। दिस गाइज आर स्मार्ट पीपल, दे आर इन्वेस्टर्स। अच्छा। वो हर चीज में इन्वेस्टमेंट ढूंढ लेते हैं। तो वो उन्होंने क्या करा, 8 करोड़ की घड़ी इसलिए ली क्योंकि वो 50 पीस ही बनाए कंपनी ने। लिमिटेड एडिशन वॉचेस है वो, ओके। इसीलिए महंगी भी है। लेकिन वही 8 करोड़, वन ऑफ द बिग शॉट्स इन इंडिया, उसी का पूरा आर्टिकल था कि उनके बेटे ने, वन ऑफ द बिगेस्ट टाइकून्स इन इंडिया, उनके बेटे ने 8 करोड़ की गाड़ी खरीदी थी, 7 या 8 करोड़ की। अडानी, नाम नहीं लूंगा मैं, अंबानी, नाम नहीं लूंगा। तो ठीक है, आर्टिकल पढ़ोगे तो अंबानी जी के बेटे का ही था। बहुत महंगी घड़ी खरीदी उन्होंने, और 2 साल के बाद उसकी घड़ी की वैल्यू 15 करोड़ हो गई, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल ही नहीं थी और दूसरों को लेनी थी वो घड़ी शौक के लिए। जैसे पेंटिंग्स खरीदते हैं, पेंटिंग्स की वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, जितनी पुरानी होती जाएगी, क्योंकि उस पेंटर की पेंटिंग्स लिमिटेड है। हाँ। कुछ खराब हो गई, कुछ मिल नहीं रही, कुछ डिस्ट्रॉय हो गई, तो जैसे ही नई पेंटिंग आती है मार्केट में, जैसे पिकासो और बड़े पेंटर्स जो है फेमस, उनकी जैसी पेंटिंग मार्केट में आती है उसका ऑक्शन होता है। अच्छा। क्योंकि उनको पता है वो रखे रखे वैल्यू बढ़ रही है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको मल्टीप्लाई भी नहीं करना है। इनिशियली बहुत पैसा होना चाहिए इसको खरीदने के लिए, क्योंकि वो ऑक्शन में ले रहे हो आप। हाँ। एक तो वो स्टेटस सिंबल भी हो गया, और उनको पता है कि 10 साल बाद मैं बेचूंगा तो उसकी पेंटिंग्स और कम हो जाएगी, हो सकता है कुछ और डिस्ट्रॉय हो जाए, खराब हो जाए। तो पहले अगर 100 पेंटिंग्स बनाई थी, आज 50 रह गई, फिर 20 रह गई, 10 रह गई, सपोज एक ही पेंटिंग रह गई, तो उसकी वैल्यू सोचो आप कितनी बढ़ जाएगी। कि एकलौती पेंटिंग है वर्ल्ड में इस पेंटर की, लेनी है किसी को, उसका हिसाब ही नहीं है कुछ। और हम इतना ऊपर तो हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। यही प्रॉब्लम है। हम FD पर सोच रहे हैं, वो पेंटिंग जो हमारे लिए घरों में यूं ही पड़ी रहती है, चलिए हाँ। किसी की भी पेंटर की है, लेकिन हम तो FD और म्यूचुअल फंड में अटक जा रहे हैं। वो लोग इतना सोच रहे हैं। यानी कि जो मुझे भी तक समझ में आया है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो लंबा सोचिए और बड़ा सोचिए, और बड़ा सोचिए। 1 लाख इन्वेस्ट साल के, उससे कुछ नहीं होगा। आपको ये सोचना है कि अगर मेरा गोल है 1 करोड़ का, तो आप सोचिए कि मैं 2 करोड़ करूं, थोड़ा ऊंच नीच होगा तो भी 1 करोड़ से नीचे नहीं जाएगा। वो 1 करोड़ तो बेयर मिनिमम है, उसके ऊपर जाना है आपको। और आप ये सोचिए कि 1 या 2 करोड़ क्यों, मैं 10 करोड़ क्यों नहीं कर सकता। सोच तो सकते हो, सोचने के पैसे नहीं लगते हैं। अगर आप 10 सोचोगे तो शायद 5 तक पहुंच जाओगे, लेकिन अगर आप सोचोगे 2 तो 2 के ऊपर कभी नहीं पहुंच पाओगे। यहां पर इसी सारी बातों से एक सवाल और निकल के आता है कि करना तो सब चाहते हैं ना, सब अमीर बनना चाहते हैं। आप पत्थर फेंको भीड़ में, तो
किसी पे भी गिरेगा, उससे पूछो कि अमीर बनना तो बनना चाहेगा, लेकिन एजुकेशन नहीं, कहां करूं। दूसरा कि अब एजुकेशन नहीं है, हमें साइकिल नहीं चलानी आती, तो हमको लगता है कि साइकिल चलाऊंगा तो गिर ही जाऊंगा, मैं कहीं पे भी इन्वेस्ट करूंगा मेरे पैसे डूब जाएंगे। तो लोग इन्वेस्टमेंट से इतना क्यों डरते हैं? दो सवाल है, एजुकेशन क्यों नहीं है, इन्वेस्टमेंट से क्यों डरते हैं? सो पहले दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ। अच्छा, इन्वेस्टमेंट से क्यों डरते हैं? क्योंकि एजुकेशन नहीं है। क्योंकि एजुकेशन नहीं, राइट। करेक्ट। Right. इन्वेस्टमेंट से डरते इसलिए हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं गलत इन्वेस्टमेंट किया। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए उस पर आपने पूछा था। मैंने कहा था कि कहीं भी करिए, आप सोच समझ के करिए, लेकिन ऑनलाइन रिकमेंडेशन पढ़ के मत करिए। आपको हायर करना है, आप प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइजर हायर कर लो, वो बेटर है। उसका रीजन यही है कि अगर आपने ऑनलाइन पढ़ के करा कहीं इन्वेस्ट, आपने ₹1,00,000 डाल दिया, यार लाख का 1.5 लाख हो गया, अगली बार आप 5 लाख रुपए डालोगे, यार इसने सही एडवाइस दिया 5 लाख, अब वो 5 लाख के 50,000 रह गए या 1 लाख ही रह गया, तो 4 लाख का लॉस है। उसके बाद अगले 5-7 साल आप कभी भी मार्केट में नहीं घुसोगे, क्योंकि आप घबरा गए हो। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। उसका सिंपल एग्जाम्पल है, गलत जगह घुस गए, राइट। आपको किसी ने सोना दिलवा दिया, ये नहीं समझा आपने कि सोना में वो पर्पस है, होल्ड करना चाहिए। अब वैसे 2011 में करा दिया, 2018 तक कुछ भाव नहीं बढ़ा, आप परेशान हो जाओगे, क्या पागल बना दिया, मैं बेच देता हूँ इससे अच्छा। तो आप बेच दोगे, फिर वो सोना डबल हो गया, फिर आपका दिमाग खराब, या 56,000 हो गया, अब तो 1 लाख होगा, वापस 56,000 में लिया, फिर 56,000 ही रहा 5-7 साल, फिर आप बोलोगे गलत इन्वेस्टमेंट हो गया। सो आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि बहती गंगा में हाथ धो लो, जो भेड़ चाल होती है, तो वो मत करो। हमारे यहाँ होता है कि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, हर इन्वेस्टर, हर क्लाइंट इज डिफरेंट। आप और आपके भाई का भी पोर्टफोलियो हो सकता है कि बिल्कुल अलग हो या थोड़ा अलग हो, एग्जैक्ट सेम तो नहीं होगा, राइट। क्योंकि इनकम अलग होगी, गोल्स अलग होंगे, फैमिली अलग होगी। अगर चलो मैं मानता हूँ एक ही बिजनेस में सेम सैलरी ले रहे हो, लेकिन हो सकता है उनके 2 बच्चे हो, आपके 1 हो, ये फर्क भी आएगा, उससे गोल्स चेंज हो जाएंगे। उनकी लाइफस्टाइल अलग हो, उनको बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना पसंद है, आप बोलते हो यार बिजनेस नहीं, मुझे वैकेशन करने का शौक। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को समझो, अपने गोल्स को समझो। आप ये मत सोचो उसने क्या किया, वो ये कर रहा है मैं भी ये कर लूं, नहीं होगा। कोई बड़े आदमी का देख लिया आपने कि वॉरेन बुफे ने ये किया था, मैं भी रेप्लिकेट कर लूंगा, मेरा पैसा बन जाएगा, जरूरी नहीं है। ही वॉज इन यूएस, ही वॉज एट अ टाइम जब टाइम्स अलग थे। राकेश जी जुनवाला है, उन्होंने जब इन्वेस्टमेंट चालू किया, लोग बोलते 5,000 रुपए से स्टार्ट किया था, इतना बड़ा एम्पायर बनाया, मैं भी बना लूंगा। उस टाइम पे 5,000 रुपए भी बहुत होते थे, और दूसरा उस टाइम टाइम अलग था, और उन्होंने रिस्क लिया। रिस्क आप भी लो, रिस्क तो लिया, रिस्क तो लेना पड़ेगा, तभी रिस्क है तो इश्क है। तो हर्षद मेहता वाला जो टाइम था वो अनरेगुलेटेड था, राइट। तो उन्होंने तरीके ढूंढे, लीगल तरीके, जो भी तरीके थे, पैसा बनाया। लूप होल्स मिलेंगे, उन्होंने लूप होल्स को एक्सप्लॉइट किया, लेकिन ठीक है पैसा बनाया उन्होंने, और ऐसा बहुत लोगों ने किया है। लेकिन अब ये भी देखो कि उसी टाइम पीरियड में बहुत सारे लोगों ने पैसा गंवाया भी है उसके बाद, राइट। आप ये सोचो कि मैं वो कर लूंगा और यहाँ फंस गए, उससे अच्छा तो बैलेंस बना के चलो कि भाई कुछ भी होगा मैं थोड़ा तो कंसिस्टेंटली बढ़ता रहूंगा, राइट। सो इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, उसको बैलेंस करना जरूरी है। फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए 2-3 ऑप्शन है। एक तो बहुत सारा पढ़िए, इकोनॉमिक टाइम्स आता है, ऑनलाइन आर्टिकल्स आते हैं, प्लस जो आपका इन्वेस्टमेंट मैनेज करता है उससे आप पूछो, सवाल पूछोगे तो जवाब मिलेगा, अगर नहीं पूछोगे तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। कोई बोल रहा है कि ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, स्टॉक्स क्या रिस्क होती है, प्राइवेट इक्विटी क्या होता है, पीपीएफ क्या होता है। लोग बोलते हैं पीपीएफ क्या होता है, कुछ नहीं होता, सिंपल 7.1 देता है, बट होता क्या है, राइट। कौन इश्यू करता है, क्या रिस्क है। पहली चीज, जीरो रिस्क कुछ भी नहीं होती है, लो रिस्क होती है, हाई रिस्क होती है, ठीक है। द लोएस्ट रिस्क इज द सॉवरेन गारंटी, गवर्नमेंट गारंटी दे रही है। लोग बोलते हैं एसबीआई में तो कोई रिस्क नहीं है, कल को गवर्नमेंट डूब गया, एसबीआई डूब गया तो क्या करोगे, कुछ भी नहीं बचेगा। प्रोबेबिलिटी नहीं के बराबर है, मतलब 0.00001% है, लेकिन कोई लिख के ये नहीं दे सकता कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हम नहीं चाहते ऐसा कभी हो, और नहीं होगा भगवान करे, क्योंकि अपनी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। बट कुछ कंट्रीज के साथ हुआ है, बैंकरप्ट हुई है कंट्रीज जिनका हालतें खराब है। इन्फ्लेशन, आज अर्जेंटीना का इन्फ्लेशन 60-70% से ऊपर है, अपना 6% है, जिसमें हम घबरा रहे हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है। उनका 60% का इन्फ्लेशन है। जिम्बाब्वे में एक टाइम पे $100 ट्रिलियन का एक नोट था। $100 ट्रिलियन? यस, उसका नोट था। अगर आप गूगल करेंगे तो शायद निखिल जी आपको स्क्रीन पे फोटो में दिखा देंगे उस नोट का। बट
$100 ट्रिलियन की वैल्यू बहुत नहीं के बराबर थी, मतलब उसकी शायद वैल्यू थी 500-700 रुपए के बराबर या 1000 रुपए के बराबर, ऐसा कुछ। बट इतना महंगाई बढ़ गया कि उनको नोट रखना पड़ता है। आज भी अफ्रीकन कंट्रीज में लोग बोलते हैं, इथियोपिया, नाइजीरिया, जो लोग यहाँ से जाते हैं वहाँ कुछ भी खरीदने जाना पड़ता है, ग्रोसरी बोरे में पैसा भर के जाते हैं, क्योंकि इतना पैसा लगता है, भूखमरी बढ़ जाती है, ये सब प्रॉब्लम्स आती है। सो थियोरेटिकली रिस्क इज ओनली अ मेजर, कम होगी या ज्यादा होगी, जीरो कुछ भी नहीं होता। सो दैट इज द थॉट। फाइनेंस में भी वही है, रिस्क कम होती जा रही है। हम जैसे हमारा बेसिक इंटेंशन क्या होता है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, कम रिस्क के सेम लेवल ऑफ रिस्क पे मैं रिटर्न कितना बढ़ा सकता हूँ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। मेरी रिस्क एपेटाइट जैसे 1 से 10 में मैं 7 पॉइंट्स की रिस्क ले सकता हूँ। अब 7 पॉइंट्स में एक प्रोडक्ट मुझे 10% दे रहा है और एक मुझे 12 दे रहा है, मेरा टारगेट है 12 लेना सेम रिस्क पे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो समझो, वो पूछो, वो आप पूछोगे तो सीखोगे, नहीं पूछोगे सवाल, ऑनलाइन बहुत सारे पोर्टल्स हैं, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर, उनको पूछो। अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो कुछ ना कुछ झोल है, अगर वो जवाब दे रहे हैं तो अच्छी बात है, आप सीख जाओगे। आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के नाम लिए, इसमें ब्लू चिप क्या होता है? ओके, बहुत छोटा शॉर्ट में। सो ब्लू चिप मतलब जनरली क्या होता है, बहुत सारे दो होते हैं, पिंक स्लिप स्टॉक्स और ब्लू चिप स्टॉक्स। ओके। पुराने जमाने में जितना मुझे पता है, एक ब्लू स्लिप दिया करते थे वो लोग अच्छे स्टॉक्स के लिए, बड़े स्टॉक्स के लिए, वो इजीली सेल आउट हो जाते थे। सो उसको ब्लू चिप स्टॉक्स बोलते हैं, जो बड़ी कंपनीज है। जैसे ब्लू चिप इंडिया में बात करोगे तो जो टॉप 10, 15, 20 कंपनीज है, उन सबको ब्लू चिप कंपनीज माना जाता है। यही आप यूएस में जाओगे तो एप्पल, अल्फाबेट, ये सब ब्लू चिप कंपनीज में मानी जाती है, जो रिनोन्ड है, जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, अच्छा बिजनेस मॉडल है, और जो आदमी जनरली लेने से पहले घबराता नहीं कि यार इसको तो कुछ नहीं होगा, मतलब बढ़ेगा नहीं तो भी पैसा डूबेगा तो नहीं 10 साल में, कंपनी ग्रो करती रहेगी, कंपनी नहीं डूबेगी। दोज आर जनरली कंसिडर्ड ब्लू चिप स्टॉक्स। जल्दी से एक छोटा सा सवाल और पूछ लेता हूँ, नौकरी करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए? क्योंकि हमारा जो चैनल है ये बिजनेस को समर्पित है, पैसा कैसे कमाना है इसको समर्पित है, तो नौकरी करें या बिजनेस करें? ये वापस डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल, आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी पे। ओके। अब सिंपल एग्जांपल और सबसे बहुत सिंपल सवाल जो आपने पूछा है, उसका सवाल आसान तो नहीं है, बट मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हाँ। क्या सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है इंडिया में? हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया? बिजनेसमैन है, अंबानी, अडानी और ये सब। तो टॉप 5 में कोई सैलरीड है? नहीं। टॉप 10 में कोई है? नहीं। वर्ल्ड में टॉप 10 में कोई है? कोई सैलरी नहीं है, सब बिजनेस कर रहे हैं। बट ये भी देखो कि ये आप सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की बात कर रहे हो। सैलरीड लोगों में फेलियर्स कम होंगे या नहीं के बराबर होंगे, बिजनेसमैन में फेलियर्स बहुत ज्यादा है। सो अगर आप में वो क्षमता है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, तो आपको एक शॉट देना चाहिए बिजनेस पे। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं रिस्क ले ही नहीं सकता, तो फिर आप, मतलब जनरली ये होता है कि बहुत लोग 60 के बाद भी सक्सेसफुल हुए। जैसे मैकडोनल्ड, KFC या मैकडोनल्ड्स किसी का एग्जांपल है, वो 60 रैक समथिंग नाम है उनका, मैकडोनल्ड वाले का। हाँ, तो उन्होंने 60 के बाद ही शायद चालू किया था और बहुत सक्सेसफुल हो गए। लेकिन हर जना जरूरी नहीं सक्सेसफुल हो। सही बात है। या तो 60 के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो गई तो आपने रिस्क लिया, या फिर आप 30 के आसपास के एज में रिस्क ले रहे हो क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई नहीं है अभी, ठीक है, ज़्यादा खर्चे भी नहीं है, बच्चों की स्कूल एजुकेशन और ये सब ज़्यादा खर्चे नहीं आए, तो आप उस टाइम पे ट्राई कर सकते हो। ऑलवेज कीप अ बैकअप। मैंने जब अपना जॉब छोड़ा था, आई वॉज एट अ वेरी गुड पेइंग जॉब इन बॉम्बे, वो छोड़ के आया था, बट मेरा पर्पज ये था, एक तो फैमिली के कारण आया था मैं, फैमिली का सपोर्ट भी था, वी बिलोंग टू मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, कि कम से कम घर में खाने पीने के लाले नहीं पड़ेंगे, क्योंकि रेंट तो है ही नहीं, घर अपना है, छोटा टाउन भी है, खर्चे कम है। दूसरा ये था कि अगर 2 साल में सक्सेसफुल नहीं हो पाया जो भी करना चाह रहा हूँ, आई विल हैव एन ऑप्शन टू गो बैक, क्योंकि मैं 32 का हो जाऊंगा, 33 का हो जाऊंगा, मेरी एज इतनी बड़ी भी नहीं हो जाएगी कि मैं भाई प्रेसिडेंट लेवल या कंट्री हेड लेवल छोड़ के आया, वापस जॉब नहीं मिले इजीली। सही बात है, राइट। उस लेवल पे जब तक खाली नहीं होगी, मिलेगी नहीं आपको दूसरी जॉब। सो वो एक एज है। यही मैं 45 की एज में करता, मैं अगर अच्छी पोजीशन पे होता, किसी कंपनी में कंट्री हेड होता, और मैं छोड़ के आ जाता और वापस जाना चाहता, तो फिर अगर आप सपोज 1 करोड़ का पैकेज छोड़ के आए हो और आपको अगला जना दे रहा है, आ जाए वापस 40-50 लाख के पैकेज पे, आपकी खुद ही मन नहीं मानेगा कैसे करूं मैं। हाँ। मजबूरी हुई तो बात अलग है। हाँ। सो वो इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, ये है कि मैक्सिमम पैसा बनता है बिजनेस में, क्योंकि वो आपके हाथ में, आप अपने काम के राजा, और एक्स्ट्रा एफर्ट जो मार रहे हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए मार रहे हो। जॉब में आपको ज्यादा थोड़ा बोनस एक्स्ट्रा मिल जाएगा, बिजनेस में अगर डबल भी हो गया बिजनेस तो आपका है। कई बार हम आजकल तो, क्योंकि डिजिटल की दुनिया है, हम देखते हैं कि
इसने पैसे से पैसा बनाया, पैसे से पैसा बनाया, ये जो टर्म है पैसे से पैसा बनाना, ये कैसे बनता है? मतलब फोटोकॉपी करा लेते हैं नोट की, क्या करते हैं? फोटोकॉपी हो जाए तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया होता है। तो चलती नहीं है मार्केट में, पकड़ लेते हैं, ये तो आप गलत लाए हो, सरकार पकड़ लेती है। तो उसमें पैसे से पैसे बनाने का मतलब ये होता है कि आपके पास जो इन्वेस्टमेंट किटी है, आप ये सोचो कि उस आदमी ने पिछले साल 5 करोड़ रुपए कमाए, ठीक, मेरे तो 5,000 रुपये बने। अब फर्क ये है कि उसने 100 करोड़ लगा के 5 करोड़ बनाया, आपने सेम इन्वेस्टमेंट सेम प्रोडक्ट में डाला, लेकिन आपने लगा 1 लाख तो 1 लाख के 5,000 ही बने, अगर 5% का रिटर्न अगर अज्यूम किया। सो प्रॉब्लम यह है कि आप जब इन्वेस्ट नहीं करते हो, कंपाउंडिंग जो एक फैक्टर है, हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अगर आप SIP में इन्वेस्ट कर रहे हो और सपोज 12% का रिटर्न आ रहा है, राइट, आपने सपोज 10,000 रुपये महीना इन्वेस्ट कर दिया, तो 10 साल में उसकी वैल्यू होगी लगभग 23 लाख, 22 से 23 लाख रुपए। ओके, 15 साल में हो जाएगी लगभग 48 लाख रुपए, 20 साल में होगी लगभग 99 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपया, 25 साल में हो जाएगी 2-2.25 करोड़, 30 साल में हो जाएगी somehow 4 करोड़ के आसपास। हाँ। तो हर 5 साल में उसके बाद पैसा डबल हो रहा है। लेकिन अगर आपका बेस ही छोटा है, अब यही सोचो कि सेम इन्वेस्टर या दूसरा इंसान जिसने 1 लाख रुपए सेम टाइम पे इन्वेस्ट किया 30 साल के बाद, और मैं 30 साल इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत लोग LIC पॉलिसीज या इंश्योरेंस पॉलिसीज जो मनी बैक वाली होती है वो 30 साल के लिए लेते हैं कि 30 साल के बाद मुझे इतना पैसा मिलेगा, 25 की एज में ले लिए 55 की एज में मुझे मिलेगा, या 35 साल में इतना पैसा मिलेगा। सो मैं उसी से कंपेयर कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म करोगे तो ट्रेडिंग है, लॉन्ग टर्म करोगे तो इन्वेस्टमेंट है, राइट। सो अगर 30 साल में 10,000 रुपये डाला तो आपका लगभग, अगर सेम रिटर्न 12% अज्यूम किया कि उतना आया, तो कैलकुलेशन बोलती है कि आपका लगभग 4 करोड़ के आसपास बनता है। और वही अगर किसी ने लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो उसका 40 करोड़ बनता है। सो पर मंथ इन्वेस्टमेंट में 90,000 रुपये का फर्क है। ओवर टाइम ऑब्वियसली डिफरेंस आएगा, लेकिन जो फाइनल वैल्यू इसमें 36 करोड़ का डिफरेंस है। राइट। सो पैसे से पैसा बनता है, सही जगह डालो और उसको पैसे को ग्रो होने दो, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कंपाउंडिंग की होती है, 10% आपको ब्याज मिल रहा है अगर, या रिटर्न मिल रहा है, तो आपने 1 लाख रुपए डाले, 1 लाख का 1,10,000 हुआ। अब 2 तरीके होते हैं, री इन्वेस्टमेंट और विड्रॉल। आपने 10,000 रुपये निकाल लिया, अगले साल फिर 1,10,000 हो गए और द जर्नी गोज ऑन। बट अगर आपने नहीं निकाला तो पहले साल हुआ 1,10,000, दूसरे साल 1,10 का 10% मतलब 1,21,000 हुआ, तीसरे साल हुआ 1,33,000, राइट, वो फिर हो गया 1,46,000। तो 4 साल में या 5वां साल पकड़ो तो 1,60,000 के आसपास हो गया। तो जहां आपको 50,000 रुपए मिल सकते थे उसकी जगह आपके 60,000 रुपए बन गए, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है या जो आपका ग्रोथ अमाउंट है, प्रॉफिट है, वो भी मल्टीप्लाई हुआ है। अब मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक किस्सा है कि एक शेयर है विप्रो का। मैं चलो आपसे पूछता हूं, अगर आपने 10,000 रुपए का विप्रो का शेयर लिया होता 85 में, और 25-30 साल आप यंग होते, टेंशन नहीं, उस टाइम पर 10,000 रुपए बहुत होते थे, बहुत, लेकिन चलो आपके पास थे पैसे, आपने डाल दिए। 2015 30 साल में लगभग इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, बोनस सब मिला मिलू के डिविडेंड मिला कि आप कितना अमाउंट होता 10,000 का कि आप एग्जिट कर लेते कि इतने से मैं खुश हूं, मैं निकल जाता हूं, बहुत हो गया इतना। तो 20-25 लाख 20 करोड़। अच्छा, 10,000 डाले आपने, 30 साल में कितना सोच रहे हो आप कि हो जाए? क्या आप बहुत खुश होते कि इतना बन गया, अब तो मैं बहुत खुश हूँ, धाप गया, मतलब निकाल लेता हूँ? परसेंटेज पे भी डिपेंड करता है शायद। 1 लाख रियल लाइफ एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। 1 लाख रुपए होता तो मैं यार 10,000 डाले थे, 1 लाख मिल गया, 10% तो नहीं ज्यादा ही हो गया। हाँ, बट 30 साल में, अच्छा 30 साल में तो 30 लाख होते हैं उसके शायद। तो बहुत लोग बोलते हैं भाई 1 लाख 30 लाख, कुछ जन बोलते हैं मेरे को 10 करोड़ मिल जाते हैं, 1 करोड़ मिल जाता है, वो बहुत खुश था। अब नॉर्मल केस में अगर डिविडेंड और स्प्लिट सब मिला लो, 10,000 रुपए की वैल्यू थी 30 साल में लगभग 400 करोड़ रुपए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन्वेस्टर उतना लंबा टिकता नहीं है, टिकता ही नहीं है। 400 करोड़ तो देखेगा ही नहीं, वो 10 लाख का 10 करोड़ भी हो गया, इससे ज्यादा क्या होगा निकाल लो। सही बात है, क्या पता कल को नहीं हो। कल को नहीं हो। राइट। एक म्यूचुअल फंड है, नाम नहीं लूंगा, एक मिड कैप फंड है, 96 में स्टार्ट हुआ था। 10 रुपए एनएवी से कोई भी नया फंड चालू होता है। 2023 अभी की बात करूं, उसकी एनएवी है, जो एनएवी होती है वैल्यू या शेयर प्राइस होती है, सेम बोल लो, नेट एसेट वैल्यू, वो हो गई है लगभग 2,800 रुपए के आसपास। राइट। ये जब 2,100 भी हुई थी, 25 साल में 2,100 रुपए हुई थी।
मतलब 210 गुना। उनके इनिशियल लेवल पे जो उन्होंने मुझे बताया था कि 1 लाख फोलियोस थे, 1 लाख इन्वेस्टर्स थे लगभग। तो उन्होंने कहा कि हम सब इन्वेस्टर्स को रीच आउट करते हैं कि आपकी वेल्थ 25 साल में 210 गुना हो गई है म्यूचुअल फंड में, तो हम आपको भाई अब मिलना चाहते हैं और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं। तो उन्होंने लिस्ट निकाली कि इस 1 लाख में से कितने इन्वेस्टर अभी भी जिन्होंने एक्चुअली वेल्थ बनाई है, वो टोटल इन्वेस्टर थे 22 इन्वेस्टर्स। सिर्फ 22। वो भी इसलिए, और वो भी शायद 22 इसलिए थे, या तो वो इन्वेस्ट करके भूल गए या फिर एक्सपायर हो गए, या कोई वजह रही होगी। क्योंकि अगर आप भूल जाते हो तो पैसे से पैसा बनता जाता है, आपको पता नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप रोज देखते हो तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। आप पीपीएफ में डालते हो, एलआईसी में डालते हो, गारंटीड रिटर्न वाले में, आप एफडी में डालते हो, आप रोज पैसा नहीं देखते हो ना। 5 साल की मैच्योरिटी है, देखना ही नहीं है। 15 साल पीपीएफ है, क्या दिमाग लगाना, डालते जाओ। वही सेम चीज आप दूसरी चीजों में भी तो करो। आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग इज एवरी डे या मंथली गेम है, आप ट्रेडिंग की तरह करो। लेकिन अगर आप बोल रहे हो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं मार्केट्स में, तो आप इन्वेस्ट करो। और सारे प्रोडक्ट्स मतलब एफडी में भी मजबूरी है, आप निकाल सकते हो। म्यूचुअल फंड में मजबूरी है, आप निकाल सकते हो। स्टॉक्स में भी आप बेच सकते हो। ये सब लिक्विड एसेट्स हैं, इजीली आप ऑनलाइन जाके सेल कर सकते हो। लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो रोज रोज देख के क्या होगा। आप एक शेड्यूल बना लो। हमारे इन्वेस्टर्स को भी हम बोलते हैं कि यार 6 महीने 1 साल में तो पोर्टफोलियो तुमको रीबैलेंस या रिव्यू करना चाहिए अपने गोल्स के हिसाब से, तब करो। बट हर महीने वो चीज़ नहीं हो सकती। हर महीने करोगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे, पैसा नहीं बना पाओगे। पैसा बनाना है, बड़ी सोच रखो, लंबी सोच रखो। और अगर ये दोनों चीज करोगे तो पैसा अपने आप पैसे को बनाएगा, आपको देखना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपका पैसा अगर पड़ा भी है तो कंपाउंड हो रहा है। सबसे बड़ी गलती जो मार्केट में लोग करते हैं वो ये होती है कि हाईएस्ट जब मार्केट होता है, जो भेड़ चाल की बात करते हैं, तब लगता है कि सबका पैसा बन रहा है। फोमो जो बोलते हैं हम, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मेरा क्यों नहीं बन रहा है, मैं भी डाल देता हूं। और जब मार्केट बॉटम पे होगा, जब डिस्काउंट पे आपको हर चीज मिल रही है, तब आप बोलोगे कि यार मार्केट तो इतना गिर गया और गिर जाएगा, मैं तो नहीं डालूंगा। तो वो तो सही समय है डालने का। वही सही। तो एक वॉरेन बुफे का कोट है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। तुम लालची बनो जब दूसरे डर रहे हैं, और तुम डरपोक बनो जब दूसरे लालची बन रहे हैं, तभी पैसा बनेगा। जब डिस्काउंट पे कोई चीज मिल रही है। सही बात। और इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैं क्लाइंट्स को देता हूँ। जैसे फिर कोई एग्जाम्पल के लिए बात करूँ, किसी को लेडीज को शॉपिंग का शौक है। अब मैं उनको पूछता हूँ कि आप सपोज कहाँ शॉपिंग करते हो, तो ज़ारा में करते हैं। 5,000 रुपए की ड्रेस आपको पसंद आई, अब उनमें सेल लगी, वो 5,000 की ड्रेस आपको 3,000 में मिल रही है। आप क्या करोगे? ले लेंगे, शायद 2 ले लो, सस्ती मिल रही है। क्योंकि 1,000 और देना ना, 5,000 देना है। और सेम कंपनी है, सेम ड्रेस है। सही बात। सो अब सेम चीज, फॉर एग्जाम्पल XYZ शेयर है, वो 5,000 रुपए का है, अच्छी कंपनी, कोई तकलीफ नहीं है। ग्लोबल प्रॉब्लम आई, नीचे आया, 5 का अगर 3,000 आ गया, वो आपको मिल रहा है, ले ना। उस टाइम घबराते क्यों कि यार 5 का 3 हो गया, 0 हो गया तो क्या करूंगा मैं? वो तो ड्रेस ली, उसकी वैल्यू 0 हो गई तो 0 में लेना। वो तो स्टोर से बाहर निकलते बिलिंग होते ही 0 है, तो आप यूज कर रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है उसमें तो आप घबरा रहे हो कि मैं नहीं करूंगा, और जहां आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है वहां पे आप एक्सपेंस करे जा रहे हो। वही गलती लोग करते हैं। और वॉरेन बुफे का एक कोट अधिकतर बड़े इन्वेस्टर्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। आप कभी भी देखना, LIC एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टिंग कंपनी जो इन्वेस्ट करती है, मैं उसमें पैसा डालने की बात नहीं कर रहा हूँ। LIC के जो फंड मैनेजर्स हैं, जो LIC का पैसा डिप्लॉय करते हैं, उनके आप होल्डिंग्स देखोगे ना, जब मार्केट बॉटम पे था, मार्च 2023, 23 मार्च 2020, उस टाइम पे उन्होंने अच्छा खासा पैसा डाल के अच्छे अच्छे कंपनी के शेयर उठाए। और मैं आपको ऐसी कंपनीज के शेयर बताऊं जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी। रिलायंस का शेयर 868 रुपए आ गया था, आज वो है 2600-2700 रुपए के आसपास। वो जियो स्प्लिट हो गया, 2800 तक गया था। उसके बाद एशियन पेंट्स का शेयर 1500 रुपए में मिल रहा था, राइट, वो अभी हो गया 3400-3500 जाके आया। अपना TCS का शेयर 1500 के आसपास मिल रहा था, 4000 जाके आया, अभी 3500 के आसपास है। दूसरी बड़ी कंपनी की बात करूं तो HDFC बैंक 850 आया था, ICICI बैंक 285 रुपए आ गया था, अभी 950 रुपए है। और अपन इन सब की बात छोड़े, PSU बैंक्स की बात कर लें, SBI का शेयर 150 रुपए में मिल रहा था, जो आज 600 रुपए है। 3 साल में 4 गुना। बट प्रॉब्लम यह है कि जब आपको घुसना था, जब आपको इन्वेस्ट करना था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, इट इज मोर अ गाइडेंस कि आप अपनी रिसर्च करो, आइडेंटिफाई करो कि ये मुझे लेना है, समझो उस बात को।
एफडी रेट्स जब हाईएस्ट पॉइंट पे होते हैं तब लोग और वेट करते हैं 6 महीने और रुक जाएंगे और ऊपर जाएंगे फिर लेंगे, और जब बॉटम पे होंगे तब बोलते हैं और गिर गए तो अपन ले लेते हैं। एफडी 5% पे आदमी बुक करा लेगा, 3 साल की, 5 साल की, 10 साल की, 10 साल 5 तो मिलेगा। और जब वो 7% पे सेम SBI 6.5-7% पे एफडी दे रहा है तब लोग घबराते हैं, यार नहीं 8, 8.5 होने दो ना यार फिर लेंगे। ये गलती कर रहे हो आप। आपको कैलकुलेशन बिठानी पड़ेगी कि क्या साइकिल्स होते हैं, बॉन्ड्स, एफडीज, इन सब में भी इंटरेस्ट रेट साइकिल्स होते हैं। सो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या मैं सही साइकिल में घुस रहा हूँ। अगर नहीं तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता रहूं, एक साथ बॉटम किसी भी चीज का नहीं पकड़ पाओगे, ना इंटरेस्ट रेट्स का, ना मार्केट्स का, ना गोल्ड की प्राइस का। आज हम बोलते हैं ना क्रिकेटर है तो उसको बैट को वो अपनी बॉडी का पार्ट समझ के खेलता है, राइट, तो वो अच्छा खेलता है। लेकिन वो सोचे कि बैट है यार इससे क्या हो जाएगा, कर तो सब कुछ मैं ही रहा हूं, तो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको उसको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, हर प्रोडक्ट को, हर इंस्ट्रूमेंट को, और आप उसको समझ के अगर करोगे तो आप अच्छा खासा पैसा बनाओगे। और अच्छा खासा का मतलब ये नहीं है कि आप सोचो कि मैं 100% रिटर्न हर साल बनाऊंगा। आप एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखो कि यार इस एफडी में 7 है, एफडी में डालूंगा तो 7 ही बनेगा। स्टॉक्स में डाल रहा हूं, मैं टारगेट कर रहा हूं 10-12%, तो इस तरह के स्टॉक्स में जाना है। अगर मैं टारगेट कर रहा हूं 25%, तो मेरा प्रिंसिपल भी डूब सकता है। उस रिस्क के साथ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं हाई रिटर्न में जा रहा हूं। रिस्क है तो इश्क है, हाई रिस्क हाई रिटर्न्स वाली थ्योरी यहाँ पे आती है। तो ये है कि इसलिए आप हर प्रोडक्ट को समझो, टाइम दो, वो अपने आप ग्रो होगा। और अगर जरूरत नहीं है तो पैसा बीच बीच में विड्रॉ मत करो। आप रीबैलेंसिंग कर रहे हो उसके लिए ठीक है, बट ये सोच के कि नहीं यार मार्केट बढ़ गया हो गया, उसके लिए बार बार अगर चेंज करोगे, ट्रेडिंग स्टाइल में सोचोगे तो पैसा नहीं बनेगा, बहुत मुश्किल है। हमने यहाँ एक बात करी थी कि आप बार बार पैसे को देखते हो और ये मतलब आपको भूल जाना चाहिए, आपने पैसा डाला और भूल गए। लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और एक्चुअली में भूल जाते हैं, अपने परिवार वालों को बताना भी भूल जाते हैं। तो नॉमिनी बनाते हैं लेकिन उस नॉमिनी को नहीं पता होता कि वो वहां पे नॉमिनी है। इस केस में क्या करना चाहिए? सो पहले क्या होता था, नॉमिनेशन कंपलसरी नहीं होता था। ओके, तो बहुत लोग नॉमिनी बनाते नहीं बनाते। पहली चीज तो ये होगी हमेशा नॉमिनेशन डिक्लेयर करो। बहुत लोग बोलते हैं आई ऑप्ट आउट फॉर नॉमिनेशन, आजकल तो उसके लिए भी सिग्नेचर लगता है कि अगर आपको नॉमिनेशन नहीं करना है तो साइन करके आप दीजिए। तो पहली चीज बहुत जरूरी है कि नॉमिनेशन करो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने नॉमिनेशन तो कर दिया लेकिन नॉमिनी को बताया नहीं, आपको कुछ हो गया उसको पता नहीं है। बैंक वाला तो आएगा नहीं कि सर आप आइए नॉमिनेशन देखिए। सही बात। और अभी कितने 1000 करोड़ अनक्लेम्ड पड़े हैं आपको नहीं पता होगा। अभी मार्केट में जो आरबीआई ने रिलीज किया था, इट वाज अ वेरी बिग नंबर, आई थिंक 10-20 हज़ार करोड़ के आसपास, तो 24 हज़ार करोड़ के आसपास था शायद, मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। उतना अनक्लेम्ड पड़ा है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। क्या पता आपका भी पैसा हो उसमें। अगर आपको नहीं पता है, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, आपको भी पता होना चाहिए कि आपके दादा परदादाओं ने अगर कुछ जमीन खरीदी या कुछ इन्वेस्टमेंट किया LIC में, PPF में, बैंक में रखा हुआ था, आपको पता ही नहीं कि वो खाता खुला हुआ है उनके नाम पे, तो कहाँ से पता करोगे अगर वो आपको नहीं बताएंगे। आज इतने सारे बैंक है, अगर मैं पहले गांव में रहता, वहाँ पे अगर कोई बैंक में अकाउंट खुला हुआ होता, मुझे नहीं पता होगा अगर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा कभी, तो बहुत मुश्किल है। पहले रिलेशनशिप मैनेजर्स नहीं होते थे, पहले ब्रांच मैनेजर ही दोस्त होते थे, उन्हीं से खुलते थे खाते। बट वो अगर मेरे को नहीं जानते हैं, मेरे दादाजी या पापा के फ्रेंड, तो मेरे पास नहीं आके बताएंगे। सही बात। और ये किस्सा हुआ था मेरे दादाजी के 5 जगह को देवलोक हो गए थे 2018 में। उन्होंने कुछ LIC पॉलिसियाँ करवा रखी थी, कुछ और इन्वेस्टमेंट्स थे जो घर में किसी को पता नहीं था। तो वो खुद फाइनेंशियली बहुत कैलकुलेटिव चलते थे, ये कराना है। लेकिन अगर आपने किसी को बता नहीं रखा तो तकलीफ आती। किसको पैसे दे रखे हैं वो भी नहीं पता। उसकी लकीली उन्होंने डायरी बना रखी थी कि भाई थोड़े थोड़े इन 3-4 जनों को दे रखें, और उनमें से कुछ जनों को पता पड़ा, उन्होंने सामने से आके बोल दिया था कि हमारे पास ये पैसे हैं, तो क्या करने हैं, कब रिटर्न करने हैं आपको। अच्छे लोग थे। अच्छे लोगों की कमी नहीं है अभी, बट यू नेवर नो। सही बात है। तो उसके बाद अब हम बीच में उनका ड्रॉवर खाली कर रहे थे दादी जी, 6 महीने बाद की बात है। कुछ चीजें 4-5 LIC पॉलिसियां निकली जो किसी को पता नहीं थी, और वो अलग अलग लोकेशन से ली हुई थी। कोई उदयपुर, कोई बांसवाड़ा, कोई भिलवाड़ा, वहां के एजेंट करके चले गए, जान पहचान वाले थे। अब वो थी जो हमको मिल गई पॉलिसियां। कितनी बार ऐसा होता है कि आपके पास पॉलिसी नहीं है या किसी को पता ही नहीं है, उस केस में आप क्या करोगे। सो आज आप पैसा जो बना रहे हो खुद के लिए और फैमिली के लिए बना रहे हो, अगर आपको कुछ हो गया और वो पैसा फैमिली के भी काम नहीं आ पाया तो क्या करेंगे। और इस चीज में इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मेरा एक फ्रेंड है, पढ़ा लिखा MBA, उसकी वाइफ टीचर है,
उससे बात हुई, उसने कहा मुझे 2 करोड़ का टर्म प्लान लेना है। मैंने कहा ठीक है, ठीक बात। ले लो। फिर उसने अपनी वाइफ को समझाया कि टर्म प्लान क्या होता है, कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुमको 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब उसकी वाइफ का जवाब था कि हमको नहीं चाहिए टर्म प्लान, आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको कुछ नहीं होगा, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। हाँ, राइट। अब ये क्या है, आप फाइनेंस और इमोशंस को मिक्स कर रहे हो। करवा चौथ पे बहुत विश्वास है। लेकिन कल किसने देखा है। सही बात है। सो आप अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए कर रहे हो, लेकिन उन्होंने अलग एंगल में ले लिया कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो आपको कुछ हो जाएगा तो हो जाएगा, इसलिए अपने को लेना ही नहीं टर्म प्लान। एक जोक चलता है ना कि LIC जो है आपको मरने के फायदे बताता है। हाँ, तो सब टर्म प्लान मरने के ही फायदे देते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे घर वालों का उसका था कि नहीं, हमको किसी की मौत का पैसा थोड़ी चाहिए। लेकिन आप ये सोचो कि वो आपके भले के लिए कर रहा है, क्योंकि इतनी सेविंग अभी तक नहीं हो पाई है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो फैमिली का क्या होगा। अगर आपने उतनी सेविंग कर ली है, भाई आपका टारगेट है 5 करोड़, आपने 5 करोड़ आज ही बना लिए, तो फिर मत लो, क्योंकि 2 करोड़ के टर्म प्लान से क्या हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे 30 साल लगेंगे 10 करोड़ बनाने में, तो एटलीस्ट अगले 30 साल मेरा 2 करोड़ का तो कवरेज रहे, या 1 करोड़ का, तो डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल उतना कवरेज होना चाहिए। दूसरा, घर वालों को ये चीज़ समझानी है कि मुझे कुछ होने के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कभी कुछ भी। और उसने लास्ट में फाइनली बताता हूँ किया क्या, उसने फिर फाइनली बोला कि वाइफ मना करती, क्या करूँ। मैंने कहा वो तेरी मर्जी, मेरे हिसाब से एज एन एडवाइजर भी नहीं बोलूँगा, उसका दोस्त का वो एडवाइजर बोलता था मेरे को, तो मैंने कहा भाई तेरे को लेना चाहिए, क्योंकि तेरा सेविंग्स उतना नहीं है, बाकी तेरी मर्जी। तो वो बोलता है कि ठीक है, एक काम करते हैं, ले लेते हैं, उसको नहीं बताएंगे। अब उस केस में मैंने कहा नहीं बताएगा तो फायदा क्या होगा। सही बात है। अगर उसको ही नहीं बताएगा और तुझे कुछ हो गया तो कौन जाके बताएगा कि 2 करोड़ का कवर है। क्लेम तो उनको ही करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट सब उनके पास होने चाहिए, उन सब सबमिट तो उनको करना पड़ेगा। फिर उसने कहा ये बात भी सही है, तो क्या करूँ, वो उसमें धर्म संकट में फंस गया। फिर फाइनली उसने लिया, मुझे कॉपी भेज के रखी, और 6 महीने बाद वाइफ को बता दिया कि ये मैंने ले रखा है, अगर इन केस कुछ हो तो करा देना, और राहुल से बात करना, ही विल हेल्प यू विथ एनीथिंग दैट इज टू बी डन। कि उसकी वाइफ भी मुझे अच्छे से जानती थी, मिली हुई है, फ्रेंड्स ही थे, हम कॉलेज फ्रेंड्स थे, मैं और मेरा फ्रेंड, तो उनको भी ट्रस्ट हो गया, बात ठीक है। एंड लकीली उस बात को 4 साल हो गए, ही इज फिट एंड फाइन, इज डूइंग वेल। बट एटलीस्ट अब ये है कि वो मेंटली फ्री है कि मेरा फैमिली का 2 करोड़ का तो कवर है, प्लस मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ हर साल हर महीने, वो एडिशनली ऐड हो रहा है, ताकि अगले 20 साल या 30 साल के बाद, 30 साल का ही कवर लिया, 30 साल के बाद टर्म प्लान खत्म हो जाएगा, लेकिन 30 साल के बाद मेरा इन्वेस्टमेंट इतना हो जाएगा कि टर्म प्लान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट सोच है। ये अच्छी इन्वेस्टमेंट सोच है। तो आज के पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी बातें समझी, मुझे उम्मीद है आपने पूरा देखा होगा। जो जो बातें राहुल सर ने बताई हैं, ये हैं GR FinWiser से। आप इनका फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, बहुत मेरे से ज़्यादा फॉलोअर है सर। उसे आप फॉलो कर सकते हैं, और उम्मीद है आप भी अच्छा सोचेंगे, इन्वेस्टमेंट के बारे में करेंगे, सबसे बड़ी बात वही है, और इस पेज को, इनसाइड द बिजनेस को फॉलो कर लेंगे। देखते रहिए इसी तरह से पॉडकास्ट के लिए, बिजनेस कैसे कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर लास्ट की कुछ अगर आप गुरु ज्ञान देना चाहें तो। देखो मैं गुरु नहीं हूँ, छोटा सा इंसान हूँ आप लोगों की तरह, तो मेरा सिर्फ एक ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 2-3 चीज़ें ध्यान रखें। पहला, कोई भी चीज़ अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी लगे तो उसमें कोई ना कोई लूप होल होगा, बहुत बार वो स्कैम भी होता है, तो स्कैमर से ज़रूर बचें, स्कैम के अंदर ना पड़ें, क्योंकि उसमें पूरी पूंजी उड़ जाएगी, पता भी नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ करना है आपके ऊपर है, लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत है, आपको लगता है कि मुझे नहीं आता है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने से घबराएं मत। छोटी से छोटी बात भी पूछें, ये ना सोचें कि यार बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैं कैसे पूछूं, और ए के बाद क्या आता है, बी अगर नहीं पता है, बी होता है तो पूछ लो ए के बाद क्या आता है, पता पड़ जाएगा। ये सोचना कि यार मैं पूछूंगा तो मुझे कैसे बताएगा सामने वाला, उस चक्कर में आप ए के आगे नहीं बढ़ पाओगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ है कि एक गोल बना के इन्वेस्ट करें। अगर आप गोल बनाओगे और फिर इन्वेस्ट करोगे तो आपका गोल अचीव होगा, शायद उससे ज़्यादा ही होगा। लेकिन अगर गोल ही नहीं बनाओगे तो आपका वो पैसा कब आप विड्रॉ कर लोगे, इन्वेस्ट करा हुआ, आपको भी नहीं पता पड़ेगा, और 20 साल बाद आपको लगेगा कि मैंने क्यों निकाल लिया, मेरी तो कॉर्पस क्रिएट ही नहीं हुई, और वो कम इन्वेस्टमेंट करने वाला मेरे से ज़्यादा वैल्यू लेके बैठा है। सो अगर गोल क्लियर होगा कि ये बच्चे के एजुकेशन के लिए है, ये मेरे रिटायरमेंट के लिए है, या हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बोलते हैं,
विच इज़ योर फायर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। वो एक बहुत फेमस टर्म है आजकल। उसका मतलब सिंपल होता है कि मुझे 60 तक काम नहीं करना, मुझे 40 या 45 में फाइनेंशियली फ्री या रिटायर होना है। और उस रिटायरमेंट का मतलब है कि मेरे पास इतना पैसा है कि मेरा खर्चा, शौक निकल जाएंगे इसके इंटरेस्ट से। अब मैं अपनी मर्जी का कुछ भी करना चाहूँ, शौक से जॉब वॉब छोड़ के अपनी मर्जी का मालिक हूँ, वो मैं कर सकूँ, तो उसको हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बोलते हैं। वो टारगेट करिए, अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नंबर आइडेंटिफाई करें, गोल बनाइए। और होपफुली जितने लोगों ने ये वीडियो देखा है, निखिल भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे वीडियोस जैसे इन्होंने बताया GRFINVISORS GR फिनवाइजर्स पे देख सकते हैं। और बिल्कुल मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ उदयपुर में बेस्ड। क्लाइंट्स में बहुत सारे मैनेज कर रहा हूँ अभी, 23 कंट्रीज़ में क्लाइंटल है। तो सबका बहुत प्यार आशीर्वाद है। निखिल जी का बहुत अच्छा चैनल है, इनको ज़रूर फॉलो करिए। और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को वेल्थ क्रिएट करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक।